Back for this highly educational Organon series. Yesterday we had this session with a very respected Dr. Tripathi sir, and today we are back now, and please everybody join in so that we can start this session. I'm sending invitation to sir. प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एंड फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. Yes, sir is also here. Organon ले लेते हैं साथ में. Yes sir. Okay. Sir. Good evening. Hello. Sir. Hello everyone. जी. सर आज बिना किसी हम लोग इतना अभी ललक में हैं कि आज बिना किसी चीज के हम टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आपसे सीखना शुरू करना चाहते हैं. चलिए. ओके. सो वेलकम एवरीवन ऑल ओवर अगेन. और शुरू करें. इसके पहले कल हम लोगों ने मैच मिस किया था और उसका फल अच्छा ही है कि हम फाइनल्स में हम सबको बधाई हो. और कल हम अच्छे से फाइनल देख पाए, इसलिए हमने डॉक्टर अभिषेक ने आज ही शेड्यूल किया है इसको. तो जैसा कि आपने कहा, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं. तो मैं शुरू करूं. इसके हमने जो कवर कर लिया है वो है कि हमने सबसे पहले टाइटल पेज से शुरू किया और जितने प्रीफेसेस हैं, ऑथर्स प्रीफेस, 6 प्रीफेसेस हैं, उनका एक जो मेन पोर्शंस थे वो, और 2 ट्रांसलेटर प्रीफेस और छोटा इंट्रोडक्शन जो कि इंट्रोडक्शन टू बोरिक्स ट्रांसलेशन है वो कवर किया. और अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां से हम हैनीमैन को डायरेक्टली, अगर हम कहें तो डायरेक्टली हैनीमैन हमसे अब शायद हम उनको सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार अगर कहीं ठीक से बात कर रहे हैं, टॉपिक पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे, तो प्रीफेस में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली जो आ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से आ रहे हैं. तो जो शुरुआत करें, लेकिन इसके पहले मैं एक जनरल एक अप्रोच होता है हर चीज का, एक स्टडी का अप्रोच होता है मेरे ख्याल से. मेरी जैसी टीचिंग हुई है, मुझे जैसा सिखाया गया है घर में, परिवार में हो या मेरे जितने टीचर्स मिले हैं, उन सब से जो मैंने एक जो निचोड़ है, एक जो अप्रोच होना चाहिए ऑर्गेनन स्टडी का. और ऑर्गेनन ही क्यों, मेरे ख्याल से कोई भी साइंटिफिक स्टडी या कोई भी आप किसी भी चीज में एक्सेल करना चाहते हैं तो एक अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है. सो ऑर्गेनन की जो अप्रोच होती है वो करेक्ट करना बहुत जरूरी है. वो एक अच्छी अप्रोच के साथ हम उसको अप्रोच करेंगे, हम उसको ऑर्गेनल स्टडी को आगे ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से बेटर होगा. तो इसके लिए मुझे बचपन में एक बहुत अच्छा श्लोक सिखाया गया था, मैं वो उसको दोहराना चाहता हूँ. एक बहुत अच्छा श्लोक है, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा. धी मतलब होता है बुद्धि. बुद्धि के गुण, बेसिकली बुद्धि के 7 स्तर होते हैं. हम जब सीखना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे असेंड करते हैं, और वो पहला सबसे नीचे और 7वां सबसे ऊपर. तो ये बुद्धि के 7 स्तर बताए गए. मैं बहुत जल्दी इसको करना चाहिए. वैदिक काल का है ये, तब का है जब गुरु शिष्य परंपरा में हम वो करते थे. तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि शुश्रूषा सबसे पहला है. ये सुनने की इच्छा है, इसका मतलब ये होता है बेसिकली गुरु जी से कुछ सुनना है, किसी विषय पे उनसे सुनना है, तो शुश्रूषा. मन में आपकी इच्छा आई कि कुछ टॉपिक पे गुरु जी से सुने, मतलब जानने की इच्छा, डिजायर फॉर नॉलेज, क्यूरियोसिटी, वो अगर आप में है किसी भी टॉपिक के लिए तो आप पहले स्तर पर पहुंच जाते हैं. आपने सिर्फ इच्छा ही नहीं रखी, शुश्रूषा श्रवणम चैव, सुना भी, मतलब आपको सीखने का अटेम्प्ट किया आपने. आज हम जैसे उस समय था कि आप गुरु जी से जाके आपने कोई प्रश्न किया, कोई क्वेश्चन किया, तो वो आंसर करते थे. तो आपने सिर्फ इच्छा अपने मन में नहीं रखी, आपने उसको सीखने का अटेम्प्ट भी किया. श्रवणम चैव, है ना, आपने श्रवण भी किया, सुना भी उसको. तो यहाँ पे जैसे हमको कुछ होता है तो हम गूगल चेक करते हैं आजकल, आज के जमाने में, या किताबें पढ़ते हैं, या तो या आपका जैसे ये आज ये हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये इंस्टा लाइव में है, ये भी एक तरह का है कि वो लोग जो जुड़े हैं उनके मन में जितने भी है, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन है,
तो कुल मिला के हमने वो अटेम्प्ट लिया। जैसे ही अटेम्प्ट लिया तो हम बुद्धि के दूसरे स्तर पे पहुंच गए। फिर गुरुजी ने कुछ समझाया, हमको समझ में नहीं आया, तो हम वहीं के वहीं रह गए। लेकिन मान लीजिए कुछ बताया गया और वो समझ में आ गया, तो हम तीसरे स्तर पे जो हो गया ग्रहणम, ग्रहण, ग्रहण, तो हम बुद्धि के तीसरे स्तर पे पहुंच गए, हमको समझ में भी आ गया। और उसके बाद होता है धारणम, धारण, सिर्फ ग्रहण नहीं किया, धारण भी किया। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये खत्म हुआ अपना कॉन्वर्सेशन और कल भूल गया, तो मुझे अच्छा तो लगा, मेरे ग्रहण तो हुआ लेकिन धारण नहीं हुआ, मैंने उसको याद नहीं रखा, तो वो मेरे काम नहीं आएगा, मैं बुद्धि के चौथे स्तर पे नहीं पहुंचूंगा। लेकिन आपने जो कहा वो मुझे याद भी रह गया, तो मैं ग्रहण के साथ धारण चौथे स्तर पे पहुंच गया। और इसके बाद एक कमाल की चीज होती है, वो है ऊहापोह, अगला स्टेज होता है। मेरे उस टॉपिक पे मेरे पास एक पुराना एक आइडिया था, आपसे बात करके, आपसे प्रश्न पूछ के मुझे एक नया आइडिया मिला है। अब मैं साइलेंट मोमेंट में बैठ के उस पर ऊह अपोह करता हूँ, ऊहापोह करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। सो एनालिसिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस। तो वहां पे अगर आपने ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है, याद है आपको, तो अब आप उसको ऊहापोह करके आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। और ऊहापोह जो होता है वो बुद्धि का विवेक जो होता है, जो कि ये डिसाइड करता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो एनालिसिस के बाद ही आता है। तो आपने बहुत मथा, बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया और आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे। मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ कि होम्योपैथी में मैंने कहा है कि सिंगल मेडिसिन करनी चाहिए, या आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे पर डोज की मिनिमम डोज देना चाहिए, ये देना चाहिए, सिंगल मेडिसिन देनी चाहिए, पेटेंट्स नहीं देना चाहिए, दो मेडिसिन एक साथ नहीं देनी चाहिए। तो ये आप पहुंच गए एनालिसिस पे। उसके बाद जो स्टेज होता है वो अर्थ विज्ञान, मतलब प्रैक्टिस, अर्थ विज्ञान मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अगर आप उसको जानते हैं लेकिन मन से नहीं मानते हैं, और तो आपके हाथ से नहीं उतरेगा, आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो आप जब तक जो मन से मानते हैं, जो आपने बिल्कुल एनालाइज करके जो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप बुद्धि के 5वें स्तर पे ही रह जाते हैं। सिक्स्थ जो है, छठवां स्टेप है, वो अर्थ विज्ञान का है, आप उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करते हैं, तो आप बुद्धि के 6वें स्तर पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से उसके बाद जो है वो है तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञानम चतुर्गुणम, मतलब जो आखिरी स्टेज है, जो 7वां स्टेज है, वो तत्व ज्ञान का है। मतलब वो एलिमेंट्री लेवल पे है। आप किसी भी चीज को उस एलिमेंट्री लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उसकी यूनिवर्सलिटी, आप उसको जहां चाहेंगे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी साइंस का, और होम्योपैथी का स्पेशली, और ऑर्गेनल का, क्योंकि हमारा टॉपिक वो है, तो मेरे ख्याल से अगर आप जिज्ञासा, क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करते हैं और आप अटेम्प्ट लेते हैं, आप लगातार एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में उतारते हैं उसको, तब आप मेरे ख्याल से धीरे धीरे असेंड करके जो हमारा वो है सबसे हाईएस्ट जो लर्निंग का स्टेज है, उसमें पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये अप्रोच के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं वो ऑर्गन पे क्वेश्चन पूछना ना छोड़ें। होम्योपैथी पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको क्वेश्चंस, कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसपे आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, है ना। कई बार हमारे टीचर्स, मैं तो बहुत तरह के टीचर्स के पास गया हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमको बता दिया जाता है कि अरे ये क्वेश्चन छोटा है, या ऐसे हमको फीलिंग आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर जिज्ञासा है तो उसको कभी नहीं मरने देना चाहिए, और उसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आज नहीं तो कल आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस अप्रोच के साथ जब भी हम ऑर्गन को अप्रोच करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक आदर्श, ये एक आइडियल अप्रोच है ऑर्गन की स्टडी के लिए। सेकंड है, मुझे लगता है कि हेरिंग ने बहुत कमाल की बात कही थी। अपने ऑर्गन का जो ट्रांसलेशन हेरिंग ने किया है, तो उसके प्रीफेस में आपको 4 चीजें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ऑर्गन में 4 चीजें हैं, देयर आर 4 थिंग्स, देयर आर 4 कंटेंट्स ऑफ ऑर्गन। द फर्स्ट इज डिस्कवरीज। उन्होंने कई, जैसे लॉ ऑफ सिडी लिया, प्रूविंग ऑफ ड्रग्स, और जैसे पोटेंटाइजेशन का मेथड। तो ये जितनी चीजें हैं, ये जो है ना डिस्कवरी पोर्शन में आती है। डिस्कवरीज पहली। दूसरी हो गई इंस्ट्रक्शंस, जैसे केस चेकिंग कैसे करनी चाहिए, आपको मिल जाएगा कि दवाई बनाने का तरीका क्या है ना। तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। प्रूविंग करें तो सबसे अच्छी प्रूविंग कैसे कर सकते हैं आप, उसके आपको मेथड्स मिल जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। ये दूसरा उनका कंटेंट है कि आपको सबसे पहले मिलेंगे डिस्कवरीज, दूसरे इंस्ट्रक्शंस, तीसरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको कि एग्जांपल्स भरे पड़े हैं।
और चौथे जो आपको मिलेंगे डिफेंसेस एंड एक्विजिशंस। तो ये चारों कंटेंट है। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं डिस्कवरी, उन्होंने कहा डिस्कवरी, जो डिस्कवरी पोर्शन है हैनीमैन ने जो डिस्कवर किया था, वो आप टेबल पे बैठ के तर्क करके और एक्सपेरिमेंट नहीं करें और उस पर डिबेट करें, ये उसके लिए नहीं है। आपको अगर लगता है कि हैनीमैन पे डाउट है तो आप जाओ उसको एक्सपेरिमेंट करो, आपको नहीं मिले तब आप बोलो। तो डिस्कवरी पोर्शन इज नॉन डिबेटेबल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। आप एक्सपेरिमेंट करो, उस पर काम करो, फिर उस पर बात करो। ये ओपन चैलेंज है उनका, और ये काफी लॉजिकल है। आपको लगता है कि ऐसा है तो आप करके देखो, आपको डाउट है तो, और डाउट होना तो अच्छी बात है। दूसरा है इलस्ट्रेशंस, जैसे कि केस टेकिंग। केस टेकिंग, आपको लगता है केस टेकिंग, या डाउट है आपको कि केस टेकिंग आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है, गो फॉर इट। आपको लगता है कि उससे बेहतर इंस्ट्रक्शन, आप दवाई बनाने का तरीका आप उससे बेहतर आप कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। तो हेरिंग का अप्रोच बहुत ओपन है, बहुत साइंटिफिक है, मुझे लगता है। तीसरा है एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल्स है, उन्होंने कहा कि आपको एग्जाम्पल नहीं पसंद आ रहा है, मान लीजिए हैनीमैन ने एक एग्जाम्पल दिया, आपको नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल चेंज कर दो। आपको नहीं पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि संस्कृत में सिद्धांत, लॉ को सिद्धांत बोलते हैं, और एग्जाम्पल, उदाहरण को दृष्टांत बोलते हैं। दृष्टांत बोलते हैं। तो दृष्टांत जो होता है, वो जो एग्जाम्पल होता है, वो हमेशा वन साइडेड होता है, वो दृष्टिकांत है ना, वो जो सिद्धांत है उसको दिखाने के लिए दिया जाता है, वही अल्टीमेट नहीं होता है। वो जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आपको हमेशा कोई एक जगह पे पहुंचाने के लिए, कोई एक छोटी सी चीज दिखाने के लिए बताया जा रहा है। ओके। तो आप एग्जाम्पल नहीं पसंद आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल पे मत अटको, जो उसके पीछे का जो सिद्धांत है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल जिसके लिए दिया गया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वो बहुत क्लियर है, हेरिंग ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये जो है एग्जाम्पल्स आपको नहीं पसंद आ रहे तो आप चेंज कर दो, उस पर अटकने की कोई बात नहीं। और चौथा जो उन्होंने बोला है डिफेंसेस एंड एक्विजिशंस, आपको ऑर्गेनन में डिफेंस मिल जाएगा और कई जगह एक्विजिशंस मिलेंगे, कई जगह आरोप मिलेंगे। जैसे कि हैनीमैन के विरोध में एक आर्टिकल लिखा, एक किताब लिखी गई एंटी ऑर्गेनन, तो उसके डिफेंस में उन्होंने लिखा, अपने नाम से नहीं लिखा, लेकिन एक किताब लिखी है, कुछ किताबें लिखी अपने नाम पे, कुछ किसी और के नाम पे लिखी है, हैनीमैन की राइटिंग है लेकिन किसी और के नाम पे लिखी, जनरली अपने बेटे के नाम पे लिखी, जैसे डिफेंस ऑफ ऑर्गेनन। तो ये उनका राइट था कि भाई उन पे कोई आरोप लगा रहा है तो उसको बचाना और उसके 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 सपोर्ट में, उसके डिफेंस में कुछ बोलना, वो उनका राइट है। जैसे कि उनके फ्रेंड ही थे ह्यू फ्लैन, उन्होंने लिखा होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। बट द डिजीज, सो उसका जो डिफेंस है आपको 8 एफोरिज्म 8 के फुट नोट में मिल जाएगा। तो ये इट वाज विद इन हिज राइट्स टू डिफेंड हिज प्रिंसिपल्स, जो भी वो डिस्कवरी की थी उसको डिफेंड करना उनका वो था। फिर कई एक्विजिशन मिल जाएंगे कि जैसे कि ब्लड थर्स्टी पर्शियन फिजिशियन, एक उनको बोल रहा है कि तुम्हारे नेपोलियन की बैटलफील्ड में उतना ब्लडशेड नहीं हुआ है जितना तुमने लीचिंग से किया है, एक फिजिशियन को बोल रहे हैं। तो ये जो है, ये हेरिंग के हिसाब से ही वाज क्वाइट विद इन हिज लिमिट्स, विद इन हिज राइट्स टू ऑल दीज, टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो मेरे ख्याल से अगर ये अप्रोच हमारा है ऑर्गेनर के लिए कि हम केवल जो मेन चीज है, जो डिस्कवरीज है, जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है, जो साइंटिफिक पोर्शन है, उन पे ही ध्यान दें और उन पे ही अपनी प्रैक्टिस बेस करें, रादर देन ये जो छोटी मोटी चीजें, एग्जाम्पल नहीं पसंद आया है ना, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो बाकी जो चीजें हैं आप उसको रिलेटिवली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो डिस्कवरी पोर्शन, जो मेन पोर्शन है, उनको बिना प्रैक्टिस के आप मत बोलो। तो मेरे ख्याल से इस अप्रोच से अगर हम ऑर्गेनर को अप्रोच करते हैं तो हम वो जो सो कॉल्ड एक रिलीजियस, हैरीमैन को एक रिलीजियस स्टेटस दे देते हैं, वो ना देके हम खुद को भी साइंटिफिक रखेंगे और हैरीमैन को भी एज एन एक्सपेरिमेंटर हम उनको देख पाएंगे और उनके साथ न्याय कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस अप्रोच से शुरू करना चाहिए। yes, और अब जैसे कि मैं आगे शुरू करता हूँ, जैसे कि कंटेंट हो गया, आप जब भी शुरू करेंगे तो कंटेंट से शुरू करेंगे। कंटेंट एक नटशेल है, जो भी कहा जाने वाला है उसका नटशेल में आपको मिल जाएगा। ओके। तो कंटेंट आप जब भी खोलेंगे तो कंटेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, जो कंबाइंड एडिशन हमारे हाथ में है, जिसको हमने बेस बनाया है, जिसपे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा आप देखेंगे टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनल, और तीसरा आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स। तो मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स जो है
वो हैनिमैन का दिया हुआ नहीं है। वो हाँ। डजन ने जब ट्रांसलेट किया 5th एडिशन, तो उन्होंने हैनिमैन के कंटेंट में अपना अपेंडिक्स वाला भी पोर्शन डाल दिया है। ओरिजिनल आप देखेंगे तो अपेंडिक्स हैनिमैन के ओरिजिनल उसमें नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्योंकि आप ट्रांसलेटर का वर्जन पढ़ रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपेंडिक्स का भी कंटेंट दिया है। ओके। अब वो मेरा डिस्कशन का वो नहीं है, इसलिए मैं अपेंडिक्स पे नहीं जाऊंगा, हालांकि वो बहुत बड़ा है और उसको स्किप कर रहा हूं मैं। तो मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा आज इंट्रोडक्शन और थियोरेटिकल पार्ट, जिसको आपने 1 to 70 कहा 1 है, to 70 वहां तक जी। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि आज बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और ओवरव्यू रहेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते यस यस क्योंकि समय की सीमा है। ऑब्वियसली यस यस। तो इंट्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक बात, जो टेक्निकल, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, थोड़े से टेक्निकल इशू है जिसको मैं डिस्कस कर लूं तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जो था उसमें आप देखेंगे 30 पेजेस का है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का कंटेंट में आप देखेंगे तो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। आप देखेंगे तो रोमन 1 जैसे है उसमें है रिव्यू ऑफ थेरापेटिक्स, एलोपैथिक एंड पैलिएटिव मेथड दैट हैज hitherto been practiced in the old school of medicine। अब देखिए ये ओल्ड इंग्लिश, hitherto भी अभी तक ओल्ड इंग्लिश है, अप टिल नाउ हम शायद यूज करते हैं अभी के समय, लेकिन hitherto been practiced। तो ये जैसे मैंने कल बताया कि ये राइटिंग स्टाइल, ये टेक्सचुअल प्रॉब्लम में काउंट हो सकता है कि हाँ ये पुरानी इंग्लिश है, अगर हम इसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हम इसको खोल के देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो 3 पोर्शन में बेसिकली डिवाइडेड है, और 30 पेज होते हैं अगर काउंट करेंगे तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पेजेस के ऊपर इंट्रोडक्शन को काउंट करना गलत है, क्योंकि पब्लिशर्स, मल्टीपल पब्लिशर्स, मैंने बताया कि पब्लिशर्स बहुत सारे रहे, किन्होंने किसी ने फॉन्ट बढ़ा दिया तो वो 30 पेज नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। किसी ने फॉन्ट कम कर दिया, फॉन्ट साइज कम कर दिया, तो वो 30 पेज, मतलब पेज नंबर 8 पे देखिए अगर मैं कहूँ तो कौन से पब्लिशर्स की किताब देख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो पेज से बेटर है कि पैराग्राफ अगर आप काउंट कर लें, तो अगर जैसे कि एफोरिज्म्स 1 से 70 आपने किया है, वैसे ही अगर आप पैराग्राफ को काउंट करेंगे तो देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में 1 to 99 टोटल 99 पैराग्राफ्स है। तो जो भी सुन रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन अगर इजी कर बनाना है तो मेरा सबसे पहला सजेशन उनको ये होगा कि आप चुपचाप थोड़ा सा समय निकालिए और 1 to 99 पैराग्राफ मार्क कर लीजिए एक्यूरेटली। ओके। अगर आप मार्क कर लेंगे तो टोटल 99 पैराग्राफ्स हैं, अगर कंबाइंड एडिशन आप पढ़ते हैं तो। और ये मार्किंग पैराग्राफ जो है, अब मैं जैसे कहूंगा कि पैराग्राफ नंबर 8 में देखिए या पैराग्राफ नंबर 5 में देखिए, तो आपको पता चलेगा टॉलेकॉज़म इटैलिक्स में लिखा है, है ना। आपका मार्किंग नहीं किया हुआ है शायद, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, ये 5 नहीं है, लेकिन आप उसको मार्क कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला सजेशन है कि थोड़ा सा टेक्निकल, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, ये जो टेक्निकल और ये जो न्यूमेरिकल ये सब चीजें हैं थोड़ा सा, क्योंकि इटैलिक्स में लिखा है, मैं बता दूं जहां भी इटैलिक्स में लिखा है वहां जब भी इटैलिक्स में लिखा है तो वहां 2 समस्याएं हैं, वहां उसका 2 मतलब है। एक, या तो कोई बुक होगी, जितनी भी बुक्स हैं, है ना, जैसे मैंने आइसोपैथी ऑफ द कॉन्टैजियन, डॉक्टर ग्रॉस की किताब है जिसपे आइसोपैथी है, वो आप जब भी लिखा हुआ देखेंगे तो वो इटैलिक्स में लिखा होगा। तो कोई भी बुक का जो नाम है वो इटैलिक्स में है, स्पेशली फुट नोट्स में आप पढ़ेंगे और इटैलिक्स में है तो ज्यादातर केसेस में चांसेस है कि वो बुक का नाम है। ठीक है। अगर आप कंटेंट में देख रहे हैं या नीचे भी कभी कभी फुट नोट्स में भी अगर इटैलिक्स में है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जैसे टॉलेकॉज़म इटैलिक्स में है, यस सर, तो वो उसको हाईलाइट कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है ना। जैसे टॉलेकॉज़म के जस्ट ऊपर रेशनल मेडिसिन, तो जहां भी इटैलिक्स लिखा है या तो वो इंपॉर्टेंट है इसलिए हैनीमैन ने हाईलाइट किया है, और या तो किसी बुक का नाम है इसलिए हाईलाइट किया है। एक बहुत छोटी सी एक वो है। अब एक इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यह है, मैंने कहा कि ट्रांसलेटर्स के कारण एक दिक्कत आई और पब्लिशर्स के कारण ये दिक्कत आई कि ओरिजिनल किताब आप खोलेंगे तो हमारे यहाँ एक साइन यूज होता है अक्सर, आप देखेंगे ये कभी भी किसी भी पैराग्राफ, कंटिन्यूअस पैराग्राफ के बीच में अगर ये आ जाता है तो इसको सेक्शन ब्रेक या पैराग्राफ ब्रेक बोलते हैं इंग्लिश में। यस। ये किसी भी पैराग्राफ में जब भी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप एक ऐसे लिख रहे हैं, आप एक कोई निबंध लिख रहे हैं और उसमें आपको कोई थॉट प्रोसेस चेंज करना है,
तो आप ये डाल दें बीच में, इसको सेक्शन ब्रेक बोलते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि यहां से थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। सरप्राइजिंगली हैनीमैन की ओरिजिनल किताब में ये दिया हुआ था। आप ओरिजिनल खोलेंगे जर्मन एडिशन, तो इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे 12 सेक्शन ब्रेक्स मिलेंगे। लेकिन ट्रांसलेटर अभी आपके हाथ में जो किताब है, जो हम कंबाइंड किताब पढ़ रहे हैं, इन्होंने इसको पूरा रिमूव कर दिया, इसलिए इंट्रोडक्शन कठिन हो जाता है। और बहुत सरप्राइजिंग बात है कि एक छोटी सी लाइन, ऐसी 12 लाइन आप हटा दें तो कैसे खिचड़ी बन जाती है, ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप मार्क कर ले नंबर 1 to 99। ओके। और जस्ट ऑन रिकॉर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको ये सेक्शन ब्रेक लगाना है। मैं ओरिजिनल तो नहीं है मेरे पास, मैं ला नहीं पाया, लेकिन मैं आपको एक ट्रांसलेटर उनका दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये, जैसे सुभाष सिंह सर और महेंद्र सिंह सर की जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक पैराग्राफ ये है। ये आप देखिए, ये एक ऊपर पैराग्राफ है, एक नीचे पैराग्राफ है, और ये एक देखिए बीच में एक लाइन है। यस सर। ऐसी 12 लाइंस हैं। ओके सर। तो आपको कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ पैराग्राफ्स के बाद थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये दिस पेन इज टेम्पररी एंड प्लेजर इज फॉर एवर। आप एक बार अगर ये कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा के लिए, आप जब भी इंट्रोडक्शन खोलेंगे तो इतना इजी लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी छोटी सी गलती इतनी इतनी बड़ी वो कर सकती है। तो मैं जहां जहां बोल रहा हूँ, जस्ट रिकॉर्ड के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये बिना बोले भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रहेगा, तो जो भी कभी भी फ्यूचर में आप देखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। तो जैसे पैराग्राफ नंबर 1 से 8 एक पैराग्राफ ग्रुप की तरह माना गया है। ओके। तो 8 के बाद पहला सेक्शन ब्रेक आया है। फिर 9, 10, 11 के बाद एक सेक्शन ब्रेक आया है। फिर ऐसे 24 के बाद आया है, 36 के बाद आया है, 52 के बाद आया है, 54 के बाद आया है, 61 के बाद आया है, 65 के बाद आया है, 77 के बाद आया है, 82 के बाद आया है, और फिर 90 के बाद आया है। और उसके बाद 99 जहां खत्म हो रहा है, उसके बाद भी आप देखेंगे लास्ट में भी एक है। तो कुल मिला के 12 सेक्शंस ऐसे हो जाते हैं। अगर ये जो ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स को एक साथ पढ़ें तो आप ऐसे 12 पैराग्राफ देखेंगे। एक आप बड़ी सी ब्रेड का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको 12 पीसेस में आप काटते हैं, तो ये उसी तरह है। आप एक टोटल ब्रेड लेके चलिए तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही 12 पीसेस आपने कर दिए तो हर एक पीस एक अलग आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल उसी तरह है ये। इसमें आप देखेंगे कि ये जो 12 पोर्शन है, अब मैं आपको बहुत नक्शल में बताना चाहता हूं कि जो पहला, अब जो हम कंटेंट में वापस आते हैं, कंटेंट में 99 पैराग्राफ्स को 3 हेडिंग में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था रिव्यू ऑफ थेराप्यूटिक्स, एलोपैथिक एंड पैलिएटिव मेथड। सेकंड था नॉन मेडिकल पर्संस, एंड थर्ड इज ओल्डर फिजिशियन। तो जो पहला पोर्शन है, जो डिस्कशन है, वो है रिव्यू ऑफ थेराप्यूटिक्स, एलोपैथिक एंड पैलिएटिव मेथड। ये जो है ये 1 to 82 पैराग्राफ कवर करता है। सो पहले पैराग्राफ से लेकर 82 पैराग्राफ तक ये आपको मिलेगा। 83 से 90 तक पैराग्राफ तक आपको ये दूसरा वाला मिलेगा, नॉन मेडिकल पर्सन का एग्जांपल्स। और तीसरा फिजिशियंस ऑफ ओल्डर फिजिशियंस का एग्जांपल आपको 91 से 99 मिलेगा। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये जो मैंने बताया कि ये पैराग्राफ ग्रुप्स एक साथ किए गए थे, तो जो लास्ट के जो 2 पैराग्राफ्स ग्रुप्स थे, वो इसको कवर करते थे। मतलब नॉन मेडिकल पर्संस को 11th सेक्शन था और 12th सेक्शन था ओल्डर फिजिशियन। 1 to 82 पैराग्राफ जो है उसमें 10 चैप्टर्स थे या 10 सेक्शन थे। तो पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो टॉले कॉजम कंसेप्ट को बेस्ड है। तो आप जब पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 to 8 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टॉले कॉजम। तो बेसिकली अगर बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली रिव्यू ऑफ द थेराप्यूटिक्स, एलोपैथिक एंड पैलिएटिव मेथड में हैनीमैन ने रिव्यू किया है अभी तक उनके समय तक जो एलोपैथिक प्रैक्टिस थी उसके नाम पे जो होता था। और पैलिएटिव मेथड, एंटीपैथिक, जो उनके समय की जो जितनी प्रैक्टिस होती थी उसको रिव्यू किया है, फिर से रिव्यू किया है। उसका एक आपको नटशेल मिल जाएगा। उस रिव्यू को बेसिकली उन्होंने 5 चीजों में, थीम्स में किया है। सबसे पहली थीम है टॉले कॉजम, विच मीन्स रिमूवल ऑफ द कॉज। दूसरा है डेरिवेशन मेथड, मैं आऊंगा इन सबको इंडिविजुअली बताऊंगा।
तीसरा हो गया टॉनिक्स, यूज ऑफ टॉनिक्स, चौथा हो गया ऑल्टरेंशिया, और पांचवा हो गया पॉली प्रिस्क्रिप्शन, मल्टीपल मेडिसिन एट अ टाइम। सो आपको उनके पहले की जो उनके समय की जो एलोपैथी थी और उनके पहले जो प्रैक्टिस होती थी, उनको बेसिकली उन्होंने 5 थीम में, 5 टॉपिक्स पे, 5 हेडिंग्स में डिवाइड करके डिस्कशन किया है। तो आप देखेंगे टॉलिकॉजम जैसे पहला कंसेप्ट लेते हैं। अब हम रिव्यू करते हैं एलोपैथी उनके समय की कैसे है, हैनीमैन की तरफ से। मैं बहुत नक्शल में बता रहा हूँ ताकि ये लोगों को याद रहे। तो सबसे पहले टॉलिकॉजम। तो टॉलिकॉजम में क्या, हैनीमैन ने टॉलिकॉजम को बोला है कि टॉलिकॉजम को क्रिटिसाइज किया है, जो एलोपैथिक मेथड था। टॉलिकॉजम को अगर क्रिटिसाइज किया है तो क्या हम टॉलिकॉजम नहीं करते हैं? होम्योपैथी में भी तो वी रिमूव द कॉज, जब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हटाते हैं और माइजम को फंडामेंटल कॉज के हिसाब से हटाते हैं, तो भी तो हम टॉलिकॉजम ही कर रहे हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ टॉलिकॉजम? टॉलिकॉजम के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, टॉलिकॉजम इज हम भी करते हैं, और रिमूवल ऑफ द कॉज तो होना ही चाहिए, लेकिन जो रास्ता लिया गया था दैट वाज रॉन्ग। तो आप जब भी डिस्कशन टॉलिकॉजम का पढ़ेंगे तो टॉलिकॉजम को परसी क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, द मेथड्स, द कोर्स, द रिकोर्स व्हिच वाज टेकन, जो रास्ता लिया गया था उनके द्वारा, दैट वाज रॉन्ग। तो उसी में पढ़ते पढ़ते आपको दिखेगा मेटेरिया पिकेंस। जब आप मेटेरियल कॉज ऑफ डिजीज सोचते हैं और डायनेमिक कॉज ऑफ डिजीज नहीं सोचते हैं, तो वो डिफरेंस आपको दिखेगा वहां पे। सो कंसेप्चुअल डिफरेंस आपको दिखेगा वहां पे, है ना। तो हमारा अप्रोच अब जैसे क्या होता है, सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा। हम क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के थ्रू सीज द इफेक्ट। हम कॉज को डायरेक्टली हिट नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली हम इफेक्ट को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के माध्यम से हटाते हैं, एंड देयर बाय वी रिमूव द कॉज। सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा, है ना। तो आप ये देखेंगे ये टॉलिकॉजम इज द फर्स्ट थीम। ऐसी 4 थीम और हैं। तो जो पहली थीम है वो 1 से 8, फिर 9, 10, 11 और फिर 12 से 24, ये 3 जो पैराग्राफ ग्रुप्स हैं इनमें डिस्कशन है। तो 1 से 24 तक आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको टॉलिकॉजम और उसी का वेरिएशन मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा आता है डेरिवेशन मेथड, वो आपको मिलेगा 25 ऑनवर्ड्स। ये तीसरा, चौथा और पांचवा जो सेक्शन, सॉरी चौथा, पांचवा, छठवा, 4th, 5th एंड 6th जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें डिस्कशन है डेरिवेशन मेथड का। एंड व्हाट इज डेरिवेशन मेथड? डेरिवेशन मेथड बहुत सिंपल है कि हिपोक्रेटिक फिजिशियंस, हिपोक्रेटिस के फॉलोअर्स, हिपोक्रेटिस हिमसेल्फ वो क्या करते थे, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल बताया था कि अगर किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है तो हम केवल ऑब्जर्व करेंगे। हम अगर कोई एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज है तो उसको हटा देंगे, अदरवाइज पेशेंट को उसको खुद को सेल्फ हीलिंग पे छोड़ देंगे, उसको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नेचर, उसका बॉडी, अपनी बॉडी ये अटेम्प्ट लेगी कि पसीना निकालेगी मान लीजिए। तो ये जो अटेम्प्ट है ये हम बड़े बगल में खड़े होकर एज अ हिपोक्रेटिक फिजिशियन मैं देख रहा हूं। तो मैंने देखा अच्छा जब फीवर आया तो नेचर ने क्या किया, पसीना निकाला। तो मैं एज अ फिजिशियन अगर यही काम करूं दवाइयों से, मेरे पास भी एक ऐसी दवाई निकाल लूं जो जानबूझ के पसीना निकालती है, तो मैं भी वही काम करूंगा जो नेचर करती है। तो आई विल इमिटेट नेचर। इफ आई इमिटेट नेचर, आई एम सर्विंग द नेचर। मैं भी वही काम कर रहा हूं जो नेचर कर रही है, इसलिए मैं भी। आप देखेंगे ड्यूस नेचुरा, मिनिस्टर नेचर, ये सब टर्म्स आए, है ना। तो ये बेसिकली बहुत कठिन नहीं है। ड्यूस नेचुरा मतलब हुआ कि इमिटेट नेचर, नेचर को इमिटेटर, और मिनिस्टर नेचर मतलब नेचर को सर्व करना, क्योंकि नेचर भी वही काम कर रही है और हम भी वही काम कर रहे हैं उसकी नकल उतार के। तो वी आर मिनिस्टरिंग नेचर। मिनिस्टर मतलब होता है सर्वेंट, वी आर द सर्वेंट ऑफ द नेचर, वी आर ऑल्सो नेचुरल फिजिशियन। तो हिपोक्रेटिक फिजिशियंस में डेरिवेशन मेथड वो लोग फॉलो करते थे। अब नेचर को ब्लाइंडली इमिटेट करना, फॉलो करना, हैनीमैन ने इसको क्रिटिसाइज किया है। कल मैंने बताया कि उन्होंने नेचर वर्सेस आर्ट, हैनीमैन ने बोला कि नहीं, नेचर को इमिटेट नहीं करना है, नेचर को असिस्ट करना है। नेचर को ब्लाइंडली इमिटेट करेंगे तो नेचर गड़बड़ काम करती है। नेचर खुद, अगर कोई आपको स्टिच लगानी है तो नेचर खुद स्टिच नहीं लगा सकती है, वहां ग्रेन्युलेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, वो दो उसको आराम से जोड़ नहीं सकती है, वो आपको सर्जिकली करना पड़ेगा। वो आर्टिस्ट का काम है, वो आर्ट मैन ही करेगा। हड्डी टूट गई तो अपने आप अलाइन नहीं होने वाली है, नेचर अलाइन नहीं करेगी। हाँ, तो आपको उसको अलाइन खुद करना पड़ेगा, उसको
उसको आपको सर्जिकली मैकेनिकली करना पड़ेगा, और ये आर्टिस्ट का काम है, नेचर नहीं कर सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आपके आंख में एक फांस चली जाए, एक तिनका चला जाए, तो और आप नेचर पे छोड़ दें, हिपोक्रेटिस की बात मान लें, तो वो क्या करेगा? अगर आपको वही हटाना है, रिमूवल ऑफ, यही अगर आपका पर्पज है, तो नेचर सबसे पहले लोकलाइज करेगी, है ना? वहां पे रेडनेस होगी, वहां पे पस फॉर्मेशन होगा, वहां पे वो होगा, और फिर पस फॉर्मेशन करके पूरी आंख निकाल देगी, रादर देन तिनका। तो बहुत सिंपल था, मैकेनिकली आप उसको निकाल देते और आपका काम हो जाता। तो जो काम आर्टिस्ट कर सकता है वो नेचर नहीं कर सकती है। नेचर अनइंटेलिजेंट होती है, इंस्टिंक्टिव होती है। तो नेचर पे ब्लाइंडली फॉलो करना इज नॉट राइट। सो आपको ये बेसिक डिफरेंस दिखेगा डेरिवेशन मेथड जो है इस पे। तो जब आप डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन मेथड पढ़ रहे हैं, एलोपैथी का क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेशन मेथड आज भी यूज होता है। ऐसा कई जगह है, जैसे टॉलेकोज्म। आज भी आप अगर देखें कि बैक्टीरियोलॉजी, आप देखिए, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एज सच आप देखें तो वो आज भी उतना ही हम लोग अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो जो रास्ता है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि आप जो रास्ता ले रहे हो, शायद बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं डिस्कस कर लूं, शायद मजा आ जाए सबको। एंटीबायोसिस का जो कंसेप्ट था, एंटीबायोटिक्स का जो कंसेप्ट आया, वो टर्म एंटीबायोसिस से आया है ओरिजिनली। एंटीबायोसिस जो है वो उल्टा टर्म है सिम्बायोसिस का। दो चीजें नेचर में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं तो उनको सिम्बायोसिस होती है। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ एक ऐसे प्लांट मिले साइंटिस्ट को जो कि एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते थे। तो ऐसा देखा गया कि उनको एंटीबायोसिस बोला गया। वहां से टर्म आया एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उनको किल करता है इसलिए उसका नाम एंटीबायोटिक है। सो बेसिक फिलोसॉफिकल डिफरेंस यहाँ है ना? तो आप देखेंगे जैसे कि हनीमैन, होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई है 1796, और ठीक एक साल बाद 1797 में एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स वैक्सीनेशन किया। सो व्हाट वाज बेसिकली काउ पॉक्स वैक्सीनेशन? स्मॉल पॉक्स ह्यूमंस में होता था, और काउस में एक तरह का पॉक्स होता था जिसको हम काउ पॉक्स बोलते थे। स्मॉल पॉक्स वाज अ ड्रेडफुल डिजीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जेनर ने क्या किया? जेनर ने काउ पॉक्स लिया स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के लिए। उन्होंने स्मॉल पॉक्स को ही निकाल के स्मॉल पॉक्स नहीं दे दिया। तो हैनीमैन ने जब देखा कि होम्योपैथी डिस्कवरी 1796 में हुई है और काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स ठीक हो रहा है, एंड बोथ आर सिमिलर, तो आप देखेंगे कि हैनीमैन ने उसको अटेस्ट किया कि नहीं, दिस वैक्सीनेशन, काउ पॉक्स वैक्सीनेशन इज होम्योपैथी इन ट्रू सेंस। लेकिन इस बात को हैनीमैन की अगर हम आज के दिन में करें और कहें कि नहीं, वैक्सीनेशन को तो हैनीमैन ने अटेस्ट किया है उसको, तो आज का वैक्सीनेशन भी हैनीमैन के फेवर में है, तो वैक्सीन लगा सकते हैं। तो फिलोसॉफिकली देखा जाए, अगर उससे देखा जाए, तो क्या आज का वैक्सीनेशन वही है? क्या हम स्मॉल पॉक्स को ही स्मॉल पॉक्स दे रहे हैं? जबकि हैनीमैन ने जिसको अटेस्ट किया था वो काउ पॉक्स का स्मॉल पॉक्स से वो था। तो ये जो एक फिलोसॉफिकल बात है, ये हमको देखना होगा। तो उस समय की एलोपैथी का जो डेरिवेशन मेथड था, वो आज किस फॉर्म में प्रैक्टिस होता है? डेफिनेटली बहुत सारे उनकी हार्श प्रैक्टिसेस अब कम हो गई हैं। जैसे मैंने बताया कि हैनीमैन ने एक उनके समय को बोला कि तुम्हारी नेपोलियन की बैटलफील्ड में उतना ब्लड शेड नहीं हुआ है जितना तुमने लीचिंग से ब्लड ले लिया है। तो इतनी ब्लड लेटिंग की जाती थी कि कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज तो केवल ब्लड लेटिंग से डेथ हुई है उनकी। तो उस समय का वो था। तो आज भले एलोपैथिक प्रैक्टिस बहुत माइल्ड हो गई है, लेकिन इन प्रिंसिपल, मैं इन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, इन प्रिंसिपल अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रेवेलेंट प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं। सो डेरिवेशन मेथड इज द सेकंड थीम जो आपको मिल जाएगा 4th, 5th और 6th सेक्शन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप्स में। इसके बाद आता है 7th, उसके बाद आता है अगला थीम होता है टॉनिक्स, और ये बहुत प्रेवेलेंट है। हमसे भी आके पेशेंट्स कभी कभी टॉनिक मांगते हैं कि डॉक्टर साहब टॉनिक मिलेगा क्या? हम तो रूब्रिक में भी लेते हैं उसको। अगर पेशेंट कोई टॉनिक मांगता है तो उसको रूब्रिक बना लेते हैं, दवाई भी दे देते हैं उसपे। तो कुल मिला के टॉनिक्स का जो है ना, ये आज का नहीं है, ये इट्स अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, हैनीमैन और उनके पहले से। सो टॉनिक्स के नाम पे आप जब भी देखेंगे टॉनिका, जो भी वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं, टॉनिका, रोबोरेंशिया, नर्वीना, कॉन्फोरेंशिया,
है ना, ये सब जो है ये सब अलग अलग टर्म्स है, बेसिकली दे मीन टॉनिक्स ओनली। फिर एक अगला जो मेथड है वो है ऑल्टरेंशिया। ऑल्टरेंशिया मतलब आज भी प्रैक्टिस होता है। ऑल्टरेंशिया मतलब जब हमको कुछ समझ में नहीं आए तो एक कन्वेंशनल कुछ एक चला दो, जैसे कि उनके समय मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट, जैसे कि डिजिटलिस उनके समय चलाई जाती थी, जैसे कि चाइना। आज हम देखेंगे तो कई बार आप देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, जब डाउट पे रहते हैं तो चला देते हैं कि अच्छा फीवर नहीं उतर रहा है तो एक काम करो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चला देते हैं। तो ऐसे जो जो स्टीरॉइड का, जैसे कुछ नहीं हो रहा तो स्टीरॉइड चला दिया, तो इसको ऑल्टरेंशिया के नाम से कहा गया है। आपको बहुत आज का एक अक्स मिल जाएगा आप अगर ऑल्टरेंशिया वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। उनके समय क्या होता था उसको उन्होंने वो किया है, लाइनअप किया है। और उसके बाद पांचवी थीम है वो है पॉली मेडिसिन, जिसको अब यूज इन मॉर्बिस मतलब ऑफ यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब पेशेंट देखते समय। तो एलोपैथिक प्रैक्टिस कभी भी सिंगल मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, वो हमेशा से उनके ए बी सी 3 कंपोनेंट होते ही थे। बी होता था बेसिक कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है जिसको सोच के वो दवाई देते थे। ए इज एडजुवेंट मतलब हेल्पर, उसके सपोर्टर, एंड सी इज करेक्टिंग मेडिसिन, कोरिजेंशिया जिसको बोलते थे, जो कि आज भी आप देखेंगे कि बाकी मतलब वाई होम्योपैथी छोड़ दीजिए, बाकी आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में करेक्टिव मेडिसिन साफी, जैसे फॉर एग्जांपल साफी बहुत प्रेवलेंट है ना, उसको करेक्टिव ब्लड प्यूरिफायर के नाम से चलती है जी। तो पॉली मेडिसिन उनके बेसिक कंसेप्ट में है। तो इस हिसाब से अगर आज देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, ये सब भी एक्चुअली एलोपैथिक है। होम्योपैथी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत कम लेना देना है, अगर है भी तो इनकी बेसिक प्रैक्टिस, इसीलिए उनके पास पेटेंट्स होते हैं, हमारे पास नहीं होते। तो ये जो 5 थीम है जिनके अगेंस्ट होम्योपैथी जिस बैकग्राउंड में खड़ी है, वो नीड बैकग्राउंड, वो रेशनल, वो लॉजिक समझना होगा हमको। हमारा जनरली अप्रोच होता है आज के, मैं तो एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, कई बार डिबेट्स भी होती हैं, कई बार मेरे दोस्त हैं सारे, वो कभी कॉफी पे चाय पे बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। और मुझे अक्सर ये समझाया जाता है कि एलोपैथिक जो है ना, अब वो समय नहीं रहा कि एलोपैथी का एकदम हार्श क्रिटिसिज्म या वो होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत डिफेंसिव हो जाओ, कि अब इतना एलोपैथी एंटी एलोपैथी वो नहीं होना चाहिए, और होम्योपैथी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऑफेंसिव हो जाइए, पता आप डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी डिस्कवर ही एलोपैथी के बैकग्राउंड पे हुई है। ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, और यही आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। व्हाट वाज द फॉल्ट विथ, क्योंकि ये मैंने जैसे कल बताया कि ये किताब बेसिकली हमारे लिए नहीं लिखी गई है, ये किताब बेसिकली देन एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए लिखी गई है। तो इंट्रोडक्शन का बहुत सिंपल लॉजिक है कि मैं आपको कन्वर्ट कराना चाहता हूं, मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, मैं फॉलोअर्स चाहिए मुझे। तो इंट्रोडक्शन इसी लॉजिक से लिखा गया है कि मैं आपको आपके 5 गलतियां बताता हूं और उसको करेक्ट करने का एक मेथड बताता हूं। तो आप ये 5 थीम जो है, सबसे पहले टॉलिकॉजम के नाम पे आप क्या करते हो वो गलत करते हो, डेरिवेशन के नाम पे आप जो करते हो वो गलत करते हो, आप टॉनिक्स देते हो वो गलत करते हो, आप ऑल्टरेंशिया में जो करते हो वो गलत करते हो, और आप पॉली प्रिस्क्रिप्शन जो करते हो वो गलत करते हो, वो भी गलत करते हो। तो ये 1 से 82 में आप देखोगे कि इनफैक्ट 1 से 77 पैराग्राफ तक उन्होंने 5 एलोपैथी की गलतियां निकाली हैं उस समय की जनरली। और उसके बाद आप देखेंगे कि 78, 79, 80, 81 एंड 82 यहाँ पे उन्होंने होम्योपैथी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए इसका नाम इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी है। तो सिर्फ गलतियां ही नहीं बताई हैं, एक 6th जो बात बोली है वो इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, वो होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया पहली बार। तो ये जो 5 गलतियां हैं, ये सारा इन सब का करेक्शन होम्योपैथी में है। अब आप शुरू करिए। टॉलिकॉजम पे नाम पे हम क्या करते हैं, सीजेड इफेक्टर, सीजेड कॉजा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे बेस करके हम देते हैं, वो मेथड आपको मिल जाएगा आगे डिस्कशन में। सो बेसिकली मैं बहुत नक्शल में अगर समझाऊं तो इंट्रोडक्शन इज क्रिटिसिज्म ऑफ, मतलब एलोपैथी का डिस्कशन और होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन। और जब उल्टा आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनल पढ़ेंगे, एफोरिज्म्स पढ़ेंगे, तो वहां दैट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथी और थोड़ा सा एलोपैथी का डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके वो छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने पहले तो बता ही दिया है। तो ये एक डिफरेंस है। होम्योपैथी का जन्म बैकग्राउंड एलोपैथी के बैकग्राउंड पे हुई है। तो मुझे नहीं, मैंने जैसा कहा कि आप भले ऑफेंसिव मत होइए, पर इस बात को डिनायल मोड में मत रहिए
कि नहीं नहीं हम तो एलोपैथी, और ये आप मैं तो बहुत श्योर हूं कि बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि एलोपैथिक टर्म हैनीमैन ने दिया है। यस। आप अभी भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा हु कॉइन्ड द टर्म एलोपैथी, आंसर आएगा हैनीमैन। मैं अपने जब एलोपैथी फ्रेंड्स को कहता हूं कि आप अपने आप को प्लीज एलोपैथी मत कहिए, तो उनको विश्वास नहीं है। कन्वेंशनली आप होम्योपैथ हो, मैं एलोपैथी हूँ, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, वो लोग ऐसे बात करते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे टर्म में एलोपैथी नहीं यूज हुई है, और जो टर्म यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है, और वो बहुत अचंभित हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है। पब्लिक में इतनी होम्योपैथी पॉपुलर हुई कि होम्योपैथी एक ऐसा वो निकाला, और उसके उसके बैकग्राउंड में अपने होम्योपैथी को अलग करने के लिए जो दूसरी जो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस है उसका एक नाम दिया गया जो एलोपैथी था, और वो हैनीमैन ने दिया है। और ये बहुत पुराना टर्म नहीं है, ये करीब 230 साल पुराना है, 230 के आसपास साल पुराना है, बहुत पुराना टर्म नहीं है। ये नहीं है कि 1000 साल पहले से चला आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओल्ड स्कूल आप कहिए अपने आप को, मुझे समझ में आता है। कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिसिन को ये समझ में आता है। एलोपैथिक टर्म मैं अपने एलोपैथिक दोस्तों को बोलता हूँ कि आप मत यूज करिए, आप अपने आप को मॉडर्न मेडिसिन कहिए, मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये बैकग्राउंड आपको समझना होगा कि ये क्यों है, और एलोपैथिक टर्म से आपको बिल्कुल भी परहेज नहीं होना चाहिए। आप उनको भी समझाइए कि आप एलोपैथिक क्यों कहे जाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। और उन्होंने डेफिनेटली अपनी बहुत सारी हार्श प्रैक्टिसेस कम की हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा वो प्रिंसिपल भी समझना होगा। आप अगर, अब जैसे मैं डेरिवेशन मेथड पे आता हूँ, डेरिवेशन मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं, आज भी प्रेवलेंट उनके यहाँ है, और हैनीमैन ने उसको क्रिटिसाइज किया है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ है। उसके बाद जैसे टॉनिक्स है, टॉनिक्स का आप देखेंगे आज भी यूज होती है, टॉनिक्स दिया जाता है आज भी विटामिन के नाम पे, मल्टीविटामिन के नाम पे चलता ही है। तो उसके बाद जैसे और आइए, जैसे ऑल्टरेंशिया मैंने बताया, स्टीरॉइड का ट्रीटमेंट हुआ या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हुआ, इसके नाम पे आज भी ऑल्टरेंशिया, जब हमको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो हम ये अप्रोच ले लेते हैं। और उसके बाद जैसे पॉली मेडिसिन, एक भी प्रिस्क्रिप्शन आपको सिंगल मेडिसिन के नहीं मिलेंगे, और ये सारे पांचों प्रॉब्लम्स को करेक्शन का बेटर वे आपको होम्योपैथी देती है। सो इसलिए इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी वहां पहली बार आई है। अब होम्योपैथी इंट्रोड्यूस हो गई, 82 खत्म हो गया, मतलब सेक्शन 1 खत्म हो गया। कंटेंट का जो पहला रोमन 1 था, रिव्यू ऑफ थेराप्यूटिक्स एलोपैथिक मेथड में, बेसिकली 5 हेडिंग्स में उन्होंने एलोपैथी को क्रिटिसाइज किया है, एंड देन 6 में होम्योपैथी इंट्रोड्यूस की है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब उन्होंने गलतियां दिखा दी, लेकिन जैसा कि पता है, लॉजिक देखिए कि हमको तो समझ में नहीं आता है। मैंने बताया दृष्टांत और सिद्धांत। सिद्धांत आपको प्रिंसिपल समझाना है तो आपको एग्जाम्पल देना होगा। तो जो बाकी 2 सेक्शंस हैं, जो रोमन 2 और रोमन 3 कंटेंट में आप देखेंगे, सबसे पहले हल्का एग्जाम्पल लो, नॉन मेडिकल पर्सन, हमारे घर में दादी नानी जो होम्योपैथी ब्लाइंडली प्रैक्टिस करती थी, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एलोपैथिक डॉक्टर्स को। उनको समझाया कि आप में क्या गलती है, और उनको एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? जैसे कि घर में आपका हाथ जल जाए, तो आपके घर में क्या होता था मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि थोड़ा सा घी गर्म करके लगा लो। तो वार्म से अभी भी आप, अगर आपका हाथ जल जाए कभी भी, तो आप थोड़ा सा अगर उसको सेक लें तो आप देखेंगे पेन तुरंत कम हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा वहां पे कि वार्म टर्पेंटाइन ऑयल से कैसे बर्न को ठीक किया जाए। ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा कि सिफिलिस का, मरकरी का, सिफिलिस का ट्रीटमेंट मरकरी से कैसे करना है। चोट लगी तो आर्निका यूज करना है। ये वाला एग्जाम्पल लेमैन, नॉन मेडिकल पर्सन, वो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, और हैनीमैन ने उसको इनलिस्ट किया है। और उसके बाद जैसा कि होता है कि नॉन मेडिकल पर्सन हैं, तो हम हल्के लोग हैं, वो तो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, उस पर तो विश्वास नहीं है आपको। अच्छा, तो अगला एग्जाम्पल लीजिए। तो आप तीसरा जो एग्जाम्पल देखेंगे वो मेडिकल ओल्ड वो है। और सबसे पहला एग्जाम्पल किसका है? फादर ऑफ मेडिसिन का, हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस ने होम्योपैथी की है, उसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। फिर उनके हिपोक्रेटिस, डिथार्डिंग, बॉल्डॉक, वॉन स्टोरिक, स्टैल, ऐसे करके 7 फिजिशियन का उन्होंने दिया है। कुछ तो उनके कॉन्टेम्पररी थे, स्टैल उनके कॉन्टेम्पररी थे, वॉन स्टोरिक उनके कॉन्टेम्पररी थे, आसपास ही थे। और जो बाकी लोग थे, जैसे मैंने कहा, हिपोक्रेटिस से शुरू किया है, फादर ऑफ मेडिसिन से शुरू किया है। तो ये जो कन्विंसिंग, ये जो राइटिंग स्टाइल है, जो कि कन्विंसिंग पावर है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्यों, किस लॉजिक से लिखा गया है। इनको एलोपैथिक को वो करना था, कन्वर्ट करना था, एलोपैथिक को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे बेसिकली। कोई होम्योपैथिक कॉलेजेस तो इतने थे नहीं कि हम तो मान के बैठे हैं कि आप जो बोलेंगे हम मान लेंगे। उनको कन्विंस करना था, तो उस लॉजिक से इंट्रोडक्शन लिखा गया है। तो आप जब ये लॉजिक समझ लेंगे
तो आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। मेरे ख्याल से जो इंट्रोडक्शन पोर्शन का यहाँ तक मुझे पता नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है बिना किताब के ऐसे समझाना, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज जब तक आप नहीं ठीक करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है। बट बेसिकली 5 थीम एलोपैथी के उसमें और होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन और 2 एग्जांपल्स, ये अगर आप समझ लें, और वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो हैनीमैन का जो ट्रेन ऑफ थॉट है, जो उनका मोटिव है कि क्यों लिख रहे हैं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ आता है यहाँ पे। अब आप देखेंगे पढ़ते समय एक जो दिक्कत आएगी वो है अपेंडिक्स। मैंने बताया कि ये आज तो शायद ये सीधा दिख रहा है, हाँ सीधा दिख रहा है शायद, मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया है। ये जहां भी आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए, मेरा जितना मानना है, मैंने जितना देखा है, 27 जगह 27 प्लेसेस में आपको मिलेगा। वहां पे वो बात नहीं कही जा सकती थी, उस पर डिटेल में डजन को कुछ बोलना है, इसलिए उन्होंने अपेंडिक्स में डाल दिया है और ये साइन दे दिया है। तो आप पढ़ते समय कहीं भी 27 जगह आपको शायद मिलेगा ऐसा, जहां भी मिलेगा तो आपको पीछे रेफर करना है। पीछे जब रेफर करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि 30 पेज का इंट्रोडक्शन है, तो वहां पे पीछे आपको पेज का रेफरेंस मिलेगा। पेज जैसे इंट्रोडक्शन में ही शुरुआत में ही देखिए ए लिखा है, इंट्रोडक्शन जो हेडिंग है उसी में ए लिखा है। तो आप जब पीछे करेंगे तो टाइटल मिलेगा, या हेडिंग के नाम से मिलेगा, टाइटल के नाम से मिलेगा। तो ऐसी 27 जगह मिलेगा और वहां पे पेज नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरा, जैसे मैंने बताया कि पेजेस से बेटर है कि आप पैराग्राफ मार्क कर लें, और जहां जहां पेज नंबर है वहां जो करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ है वो आप मार्क कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं फिर मैं, क्योंकि मैंने ये बताया तो अपेंडिक्स में आपको, अगर अब हम टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनल, और मेरा पोर्शन केवल 1 से 70 है और मेरे पास करीब 10 मिनट बचा है, तो मैं ऐसे 10 मिनट में तो वैसे नहीं हो, बट यस वी कैन गो अहेड सर, ऐसे नहीं। हाँ, मैं ट्रेन ऑफ थॉट जो लॉजिक है, मैं वो जो जिस उससे लिखा गया है मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। तो बाकी मेरे ख्याल से जब आप किताब खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जब ये दिखेगा कहीं पे भी, ये पूरे टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनल में लगभग 101 प्लेसेस में आपको मिलेगा, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो एफोरिज्म्स हैं वो पीछे आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको रेफर करना है। वहां पे उसका और डिटेल मिलेगा जो कि डजन का दिया हुआ है, उस विषय पे डजन को कुछ और एक्स्ट्रा बताना है तो वो आपको पीछे मिलेगा अपेंडिक्स के नाम पे टेक्स्ट में। तो हम टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट में जैसा कि आपने देखा कि एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है, एफोरिज्म्स, सूत्र, श्लोक जैसे हम बताते हैं। तो जब भी हमको कोई शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट या आइडिया कुछ किसी को देना होता है तो हम एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस से शुरू करके जो बाकी लोग थे, जब कोई, इसलिए वही कन्वेंशन फॉलो किया है हैनीमैन ने। अब इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिखा गया उस पर? क्योंकि इंट्रोडक्शन मूल मुद्दा नहीं है, होम्योपैथी इज मेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन को उन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, और पैराग्राफ को भी सेक्शन, पैराग्राफ को भी डिवाइड किया है, लेकिन वो मूल नहीं है, वो मेन नहीं है। मेन जो आपका है टेक्स्ट है, इसलिए उसको एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है। और एफोरिज्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब एफोरिज्म 1 से 294 जब आप जा रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 से 294 आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने एफोरिज्म 30 खोला, फिर आपको मना आया तो एफोरिज्म 15 पढ़ लिया। रैंडम नहीं पढ़ना है, इसीलिए एफोरिज्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए, क्योंकि लॉजिक, ट्रेन ऑफ थॉट जो है ना, लॉजिक ऑफ ऑर्गेनल जो 1 से 70 में है, और थ्योरेटिकल पार्ट आपने मुझे पोर्शन दिया है, अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट का लॉजिक समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनल बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं उस पर शुरू करता हूं। आप देखिए पहला एफोरिज्म, मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि वो मिशन ऑफ द फिजिशियन और उसमें ये सब हमको बताया, हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मैं आपको लॉजिक पकड़ा रहा हूं, जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो आपके हाथ में आ जाए, वो आपको समझ में आ जाए, इसकी मेरी कोशिश है। तो सबसे पहले आप देखिए पहले एफोरिज्म 1 से लेकर एफोरिज्म 4 तक, तो फिजिशियन का मिशन, फिजिशियन का क्या पर्पज होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है एफोरिज्म 3, क्वालिटीज। एफोरिज्म 3 में, हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ द फिजिशियन, बेसिकली एक थेराप्यूटिस्ट के हिसाब से, एज अ थेराप्यूटिस्ट फिजिशियन का क्या रोल है। थेराप्यूटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक डिजीज होता है और हमारे पास मेडिसिन है। उस मेडिसिन को डिजीज में हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इसी को थेराप्यूटिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं, नॉलेज ऑफ डिजीज, knowledge of medicine and the application of drug knowledge to the disease knowledge, basically. तो aphorism 3 जो है वो basically nutshell है पूरे ऑर्गेनल का। तो आप देखेंगे knowledge of disease जैसे पहले शुरू करते हैं, उसी में preserver of health भी आ जाता है, क्योंकि थेराप्यूटिस्ट, हेरिंग की बात मैंने की थी, हेरिंग ने बहुत अच्छी बात कही थी, लैटिन में कही है
जैसे थेराप्यूटिक्स में 3 ब्रांचेस होती है, 3 चीजें होती है, हिंडर्न, लिंडर्न एंड मिंडर्न। हिंडर्न मतलब उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव पर्पस। जो थेरापिस्ट होता है वो हिंडर्न कर देता है, मतलब प्रिवेंट करता है, ये लैटिन है इसलिए। दूसरा है मिंडर्न, क्योर करना, मेंड करना, बनाना, है ना। और लिंडर्न, पैलिएट करना। तो ये 3 चीज थेराप्यूटिक्स की होती है, तो आपको ये मिल जाएंगी। सो एज अ थेराप्यूटिस्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिजिशियन, इसलिए एफोरिज्म 4 में प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की बात है, क्योंकि एज अ थेराप्यूटिस्ट वो पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो 1 से 4 इज बेसिकली एज अ थेराप्यूटिस्ट क्या क्या ड्यूटीज हैं। उसी में आपको फुट नोट में मिल जाएगा कि थ्योरेटिक मेडिसिन नहीं करना है ना, एक्सपेरिमेंट करना है, केवल बातें नहीं करनी है ना। फिर अब इसी का नक्शल है एफोरिज्म 3 जो है। एफोरिज्म 3 में जैसे आपका हुआ नॉलेज ऑफ डिजीज। सो एफोरिज्म 5 से लेकर 18 तक नॉलेज ऑफ डिजीज कहा जाता है। बहुत नक्शल में कहा जाए, इसी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम आता है। तो बहुत नक्शल में कहा जाए तो आप जब भी ये 5 से 18 पढ़ेंगे, आपको नॉलेज ऑफ डिजीज, डिजीज में क्या देखना है, डिजीज में क्या देखने वाला होता है, दैट इज बेसिकली जो पूरा लॉजिक जो खत्म होगा वो इसी पे होगा कि डिजीज इज इक्वल टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जैसे कि मैंने कल बताया कि डिजीज हैज 2 एस्पेक्ट्स, एन आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर एंड एन इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज। इंटरनल एसेंस है वो हमेशा इंटरनल रहेगी, वो कभी भी आपके लिए वो बाहर नहीं रहेगी। वो किसी भी माध्यम से अगर बाहर रह जाती है तो वो इंटरनल नहीं रही, वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर हो गई, मतलब टोटलिटी हो गई। अब अगर आप टोटलिटी को अच्छे से हटा देते हैं, if you remove the symptoms in totality, then you are actually removing the disease। जिसको सीजेट इफेक्ट है, सीजेट कॉजल, इसी को कहा गया है। सो बेसिकली डिजीज इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब डिजीज इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। इस लॉजिक पे आगे खत्म होता है। सो 5 से 18 पढ़ेंगे तो जितना भी लिखा गया है वो इसी निष्कर्ष पे आगे खत्म होता है कि डिजीज इज इक्वल टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है। फिर 19, 20, 21 ये जो 3 एफोरिज्म्स हैं, इनमें ड्रग प्रूविंग का कंसेप्ट का वो आया है, इंट्रोड्यूस। मैं बता दूं, होम्योपैथी की शुरुआत ड्रग प्रूविंग से हुई थी। 1790 सिंकोना बाग का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उनको अचानक से लगा कि इसको खा के देखना चाहिए, खा के देखा, उनमें कुछ सिम्टम्स आए। 2 चीजें उनको समझ में आई। पहली चीज कि सोर्स अलग है, मतलब मलेरिया प्लाज्मोडियम से स्पीशीज से होता है, और ये जो है ये प्लांट, ये वो है सिंकोना इज अ प्लांट, लेकिन ये मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। मलेरिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज द लाइकलीनेस, इट इज द सिमिलैरिटी विच क्योर्स। और किसी भी दवाई को हेल्दी आदमी ने खा के कभी देखा नहीं कि उसमें क्या ड्रग्स आते हैं। तो 2 चीजें उनको पता चली कि ड्रग को हमको और भी खाना होगा, सिर्फ जैसे एक सिंकोना ही खाया तो ये सिम्टम्स आए, मलेरिया लाइक सिम्टम्स। मलेरिया नहीं आया, मलेरिया लाइक सिम्टम्स आए, क्योंकि मलेरिया होता है एक्चुअली प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। तो इसलिए जिनको मलेरिया होता है वो जब बाई चांस या बाई चॉइस कभी भी मलेरिया ये सिंकोना खा लेते हैं तो उनका क्योर क्यों होता है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। तो आप इसको देखेंगे यहाँ 19, 20 और 21 में ये बात बहुत क्लियरली आई है कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज एक्चुअली डिजीज क्योरिंग पावर। सो प्रूविंग ऑफ, ये टैग लाइन है प्रूविंग की। सो प्रूविंग का कंसेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 19, 20 और 21 में। सो नॉलेज ऑफ ड्रग 5 से 18, नॉलेज ऑफ मेडिसिन 19, 20 और 21। 22 में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। सो 22 से लेकर आपने मुझे जो पोर्शन दिया है 70 तक, 70 से एक कम कर लेते हैं क्योंकि 70 इज बेसिकली समरी, जो 1 से 69 की समरी है। तो 1 से 22 से 69 इज एक्चुअली एप्लीकेशन। सो 5 से 18 अगर नॉलेज ऑफ ड्रग है, 19, 20 और 21 अगर नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, सो 22 ऑनवर्ड्स, 22 से लेकर 69 इज एप्लीकेशन पार्ट। तो आप देखेंगे एफोरिज्म 3 ही जैसे अनफोल्ड होके आ रहा है पूरे उसमें। इनफैक्ट 71 में भी है। ये मेरा पोर्शन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता दूं कि पूरी ऑर्गेनाइज वैसी है। 71 भी आप देखेंगे, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ पोर्शन है, ऐसा लिमिट नहीं है सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास समय की भी, हमारे पास समय की भी सीमा है, लेकिन 71 भी आप देखेंगे तो वैसे ही है। 71 में भी 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर डिस्कशन है, और उसको ध्यान से देखेंगे तो वो भी वैसे ही अनफोल्ड हुआ है। पहला जो पोर्शन है, पहला वो है वो नॉलेज ऑफ डिजीज का है, दूसरा जो है नॉलेज ऑफ मेडिसिन का है, और तीसरा एप्लीकेशन का है, और वो 294 तक वैसे ही अनफोल्ड होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब एफोरिज्म 22 जो है, 22 जो है, उस पर खड़े होते हैं।
22 पे दो बातें कही गई। जब भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो देयर आर 3 पॉसिबल मेथड्स। जो सिम्टम जो जो ये है एफोरिज्म है, उसमें 2 मेथड बोले गए हैं, आइदर सिमिलर और ऑपोजिट। और फुट नोट में डिसिमिलर का कंसेप्ट डिस्कशन हुआ है। तो एप्लीकेशन बेसिकली ड्रग नॉलेज और डिजीज नॉलेज में अगर कोई रिलेशन खोजना है तो 3 पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। या तो डिजीज के सिमिलर दवाई दे सकते हो आप, या तो जो डिजीज है उसके ऑपोजिट दवाई दे सकते हो, और या तो बिल्कुल डिसिमिलर दे सकते हो आप। एक चौथा मेथड सबके दिमाग में आ रहा होगा, वो है आइसोपैथी। आइसोपैथी भी तो है, सेम भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको रिलेटिवली ये कंसेप्ट बहुत इजी लगेगा। जब भी हम 2 चीजों को सिमिलर बोलते हैं, मान लीजिए 2 चीजों को सिमिलर बोलते हैं, तो आप देखेंगे उसमें सिमिलैरिटी का परसेंटेज ज्यादा होता है और डिसिमिलैरिटी का परसेंटेज कम होता है। जब हम में 2 चीजों में सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, समानताएं ज्यादा होती हैं, तो ओवरऑल इंप्रेशन में हम उसको सिमिलर बोल देते हैं। लेकिन मान लीजिए असमानताएं ज्यादा होती हैं, किसी भी चीज में सिमिलर और डिसिमिलर जो कंसेप्ट है वो एक साथ चलता है, वो अलग अलग नहीं चलता है ना। मान लीजिए मैं और आप सिमिलर हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि यार आप लोग देखने में एक जैसे हैं, है ना। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे हम आप सिमिलर होंगे, उनको अगर इनलिस्ट करें, और वो पॉइंट जहां पे हम डिसिमिलर हैं उनको इनलिस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे सिमिलैरिटी का परसेंटेज रिलेटिवली ज्यादा होगा दैट डिसिमिलैरिटी। सो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है, राइट, है ना। तो जब सिमिलैरिटी ज्यादा होती है तो उसको हम सिमिलर कह देते हैं, और जब प्रोपोर्शन ऑफ डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं 2 चीजों के बीच में, तो हम उनको डिफरेंट या डिसिमिलर कहते हैं। ठीक है। अब एक लॉजिक के हिसाब से एक बार के लिए 2 चीजों में सिमिलैरिटी बढ़ा दीजिए। मेरे आप में सिमिलैरिटी, मान लीजिए मैं क्लीन शेवन हूं और मैंने आपसे कहा कि आप भी क्लीन शेवन हो जाओ, है ना। मेरे बाल थोड़े सफेद हैं, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको भी सफेद कर लो। तो परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी जैसे बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे हमारी डिसिमिलैरिटी कम होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि जब हम और आप बहुत कम सिमिलैरिटी बचेगी। मान लीजिए हम लोग ट्विंस हैं, तो हमारे और आप में एकदम एकदम आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो हमारे आप में तो बिल्कुल भी बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस तो रहेगा कि मैं आपके राइट साइड में खड़ा हूं और मेरा भाई आपके लेफ्ट साइड में खड़ा है, मान लीजिए। सो टाइम और स्पेस उसमें जो जो लोकेशन है वो तो डिफरेंट है, तो पहला डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो जब हम सिमिलैरिटीज को बढ़ाने लगते हैं 2 चीजों में, उस पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पे उनमें 0 डिफरेंस हो जाए, तो वो चीजें सेम हो जाती हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं इसी चीज को, हम उनकी डिसिमिलैरिटी बढ़ाते हैं। मैं गर्म को और गर्म कर रहा हूं और ठंडे को और ठंडा कर रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा कि एक 0 टेम्परेचर में होगा और एक 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा होगा, राइट। तो जब हम डिफरेंसेस बढ़ा देते हैं और उसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं तो वो ऑपोजिट एंड ले लेते हैं, तो वो डिसिमिलैरिटी बढ़ाते हैं, तो वो एंटी ऑपोजिट हो जाते हैं। सो आप देखिए हैनीमैन ने जो 4 कंसेप्ट यूज किए कितने लॉजिकल हैं। ऑपोजिट एक्सट्रीम एंड है और उसका एक्सट्रीम एंड है सेम, और उन बीच में देयर इज अ जोन ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब आप हैनीमैन की जितनी राइटिंग पढ़ लें, जब हम 2 फेनोमेना की बात कर रहे हैं, 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक नॉलेज ऑफ डिजीज और एक नॉलेज ऑफ मेडिसिन, इनमें 2 आइडेंटिटी होनी चाहिए सेम। जब 2 होते हैं तो वो एक ही आइडेंटिटी होते हैं। सो हैनीमैन ने आइसोपैथी को रिजेक्ट किया है कि आइसोपैथी में सेम यूज होता है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो कंसेप्ट ऑफ आइसोपैथी डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोपैथी के नाम पे जो भी क्योर क्लेम किया जा रहा है दैट इज सिमिलैरिटी। उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे सोरेन को आपने पोटेंटाइज किया तो पहला डिफरेंस ले आए ना, तो दैट इज सिमिलैरिटी एंड नॉट सेम मतलब वन एंड द सेम थिंग। और हमारा लॉजिक ही 2 फेनोमेना, 2 चीजों पे, नॉलेज ऑफ डिजीज, आइडेंटिटी ऑफ डिजीज एंड आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो प्रैक्टिकली लॉजिकली आप देखेंगे तो आइसोपैथी डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए एफोरिज्म 22 में आप 3 ही कंसेप्ट देखेंगे, वो सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी बीच की, और उसके बाद एक्सट्रीम ऑपोजिट। ठीक है। इसलिए ऑपोजिट का ऑपोजिट
मतलब एंटीपैथी का ऑपोजिट इज सिमिलर एंड नॉट सेम। अगर दो एंड की बात करें तो सेम कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। तो आप जब भी 1 से 70 पढ़ेंगे तो उसमें यही 3 ही आएंगे। सो देयर आर 3 पॉसिबल मेथड्स ओनली एंड नॉट 4। ये बात समझनी होगी। तो अब जब 22 से शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि होम्योपैथी हैनीमैन ने सबसे पहले जो नहीं कर रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे 22 में 3 पॉसिबल मेथड्स बताए। तो सबसे पहले बताया ऑपोजिट, फिर बताया सिमिलर, और उसके बाद फुट नोट पे बताया एंटी ये हेट्रो डिसिमिलर, या जिसको एलोपैथी या हेट्रोजीनस भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन कौन सा करेंगे जो नहीं करना है? तो सबसे पहले आप देखोगे क्योंकि फुट नोट में दिया गया है जो कि उसमें ऑपोजिट पहले यूज हुआ है, इसलिए सबसे पहले 23 में आपको एंटीपैथी का डिस्कशन मिल जाएगा। हाँ। और जहां एंटीपैथी या एलोपैथी का एक डिस्कशन किया है तो होम्योपैथी का 2 बार डिस्कशन किया है अगले 2 एफोरिज्म्स पे। सो 23 को में एंटीपैथी का है तो 24 25 आपको होम्योपैथी का डिस्कशन मिलेगा। अब आते हैं 26 में। 26 एक बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। उसमें नेचर्स लॉ ऑफ क्योर का डिस्कशन है। उसमें आप देखेंगे कि लिखा है, अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द latter, while differing in kind, is very similar to the former in its manifestation. तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो देखिए 2 तरह का कंसेप्ट चल रहा है। There is something called similar, there is something called stronger or weaker. A weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one, है ना? और दूसरा चल रहा है सिमिलर डिसिमिलर, सिमिलर का कंसेप्ट चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिमिलर कंसेप्ट अकेला नहीं होता है, सिमिलैरिटी के साथ डिसिमिलैरिटी चलती है, साथ में चलती है। तो आगे जो भी डिस्कशन होगा ना वो आप देखिएगा इसी तरह होगा। सबसे पहला क्या है, समथिंग देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग वीक। तो अगला जो डिस्कशन आएगा वो आपको दिखाएगा मेडिसिन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डिजीज फोर्स। मेडिसिन हमेशा डिजीज फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, इसके पीछे का लॉजिक है, ये आपको अगला डिस्कशन मिलेगा। तो 26 हो गया। 27 में आप देखेंगे कि 27, 28, 29 ये आपको मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 30 ऑनवर्ड्स, 30 से 33 तक आपको ये लॉजिक दिया गया है, ये बताया, ये समझाया जाएगा कि मेडिसिन हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है डिजीज फोर्स से। मेडिसिन क्या हो गई? एक आर्टिफिशियल चीज हो गई। मेडिसिन हमारी आर्ट है, आर्ट पार्ट है, आर्ट वर्सेस नेचर, और डिजीज एक नेचुरल फोर्स है। सो मेडिसिन आर्ट जो मेडिसिन अब यूज करेंगे वो क्यों स्ट्रॉन्गर है डिजीज फोर्स से, इसका लॉजिक दिया गया है और वो हमेशा रहेगी। तो इन्होंने बताया कि मेडिसिन कैन एक्ट ऑन ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑन एवरी इंडिविजुअल, ये है। दूसरा एक उन्होंने एपिडेमिक का एग्जांपल दिया है। 1801 में ये आर्टिकल लिखा गया है और पहले कॉलिंग्स लेटर में सिटनहैम स्कारलेट फीवर का एक एपिडेमिक हुआ था। हैनीमैन ने बेलाडोना दिया था उसमें, और जिन बच्चों को नहीं हुआ था, बेलाडोना वाज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव। सो अगर प्रिवेंटिव, अगर कोई ड्रग प्रेवलेंट डिजीज को प्रिवेंट कर सकती है तो डेफिनेटली वो डिजीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, तभी तो प्रिवेंट करेगी। सो लॉजिक यहाँ चल रहा है कि मेडिसिन इज स्ट्रॉन्गर दैट डिजीज फोर्स। उसमें आपको ये भी मिलेगा कि इट एक्ट्स ऑन ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑन एवरी इंडिविजुअल्स, और दूसरा इट हैज अ कैपेसिटी टू प्रिवेंट अ डिजीज, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गर, है ना। दूसरा आपको उसी के फुटनोट पे कहीं क्योर का भी मिल जाएगा कि उन्होंने कई, जैसे 46 का एग्जांपल दिया, आप देखेंगे 46 एफोरिज्म का कहीं मिलेगा आपको रेफरेंस। 46 में एफोरिज्म 46 में उन्होंने 2 नेचुरल डिजीजेस आपस में क्योर करती हैं। तो और मेडिसिन तो क्यूरेटिव पर्पस के लिए भी मेडिसिन यूज होती हैं, पैलिएटिव पर्पस के लिए भी यूज हो सकती हैं, होती हैं, और प्रिवेंटिव के लिए होती हैं। तो कुल मिला के अ मेडिसिन कैन क्योर, पैलिएट, प्रिवेंट अ डिजीज, इट कैन एक्ट on all times, all circumstances, on every individual, therefore medicine is always stronger than disease force। ये लॉजिक आपको 33 तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे what is strong and what is weak, जो पहला 26 में 2 पॉइंट्स थे, there's something called stronger and weaker, so medicine is more stronger than disease force, ये लॉजिक को यहाँ पे प्रूव किया गया है। दूसरा मिलेगा there is similarity, dissimilarity। अब ये इसका डिस्कशन शुरू होगा। सो 34 ऑनवर्ड्स आपको सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी इस जोन पे अब वो ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि जो नहीं करना है वो सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले डिसिमिलर। तो डिसिमिलर में आप देखेंगे कि डिसिमिलर में 3 उन्होंने बात बोली है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 डिसिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर इन द सेम बॉडी। जब 2 डिसिमिलर डिजीजेस ये बॉडी में मीट करती हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। जब
सिमिलर बीट करती है तो वो क्योर करती है, लेकिन डिसिमिलर बीट करेंगी तो क्योर नहीं करेंगी, वो 3 चीजें करेंगी। वो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 करके उन्होंने वो दिया है, है ना। तो रोमन 1 जो है उसमें आपको मिल जाएगा कि व्हाट हैपेंस, जो अगर नई डिजीज है और वो स्ट्रॉन्गर नहीं है, वो वीकर है रिलेटिवली। मैं ऑलरेडी बैठा हूं यहाँ, और आप एक न्यू कमर है और आप रिलेटिवली वीकर हैं, आपके पास उतना अप्रोच नहीं है ना, उतनी डिग्री है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, ये पर्सनल वो उस पे नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए दे रहा हूँ कि अगर कोई न्यू कमर आता है तो जस्ट बिकॉज कि एक ऑलरेडी जो पुराना बैठा है, जस्ट बिकॉज ही इज एन ओल्ड, और वो इक्वली स्ट्रेंथ का भी क्यों ना हो, उतनी ही पढ़ाई क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज ही इज एन ओल्डर, तो ये आपको पहला एग्जाम्पल मिलेगा कि अगर न्यू डिजीज अगर वीकर है तो उसको रिपेल कर देगी, आने ही नहीं देगा। और ये जहां डिस्कशन है 36 में, उसके जस्ट नेक्स्ट एफोरिज्म में एलोपैथी का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो जब भी डिसिमिलर का एग्जाम्पल मिल रहा है तब एलोपैथी का कंकरेंट वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इसको आपको रिलेट करना है उससे, इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन में एलोपैथी का डिस्कशन बहुत डिटेल में हुआ था, उसी का बहुत कुछ एलिमेंट रिपीट मिलेगा आपको, वही बातें घूम फिर के फिर से आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अब क्या हुआ, न्यू कमर जो है वो नेताजी का, मंत्री जी का एक रिकमेंडेशन लेके आ गया, है ना। तो जब तक नेताजी पावर में है तब तक उसका पावर चलेगा। सो वो क्या करेगा, आपके पावर को सस्पेंड कर देगा। सो इफ द न्यू कमर इज न्यू डिजीज इज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर वन, देन इट विल सस्पेंड द ओल्डर वन। कब तक सस्पेंड करेगा, जब तक कि उसका पावर है, और जब वो चला जाएगा या वो पावर हट जाएगा, वो सोर्स हट जाएगा, तो द ओल्ड वन रीअपियर्स अनक्योर्ड, वो पुराना वापस आ जाएगा। अब आपका फिर से समय आ गया वापस, है ना। तो इसका भी एग्जांपल आपको अगले एफोरिज्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पोर्शन आता है कि भाई अब आपको भी यहां रहना है, मुझे भी यहां रहना है। अब जब लंबाई हमको जाना है, हमको आपको यहाँ पे रिटायरमेंट तक रहना है, तो क्यों ना आप अपना पोर्शन देखो, मैं अपना पोर्शन देखता हूँ, है ना, हाथ मिला देते हैं। तो ये जो सेकंड पोर्शन है, ये इवेंचुअली क्रॉनिक केस में लॉन्ग कंटिन्यू जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तब आपस में हाथ मिला लेते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स डिजीज। सो कॉम्प्लेक्स डिजीज का डिस्कशन आपको थर्ड उसमें मिल जाएगा, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल, सो मास वेनेरियल डिजीज उसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। उस समय सिफिलिस के ट्रीटमेंट में या साइकोसिस के ट्रीटमेंट में जब मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट यूज होता था बहुत लार्ज डोजेस में, और उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते थे, तो आप मास वेनेरियल डिजीज के मर्क्यूरियलाइजेशन जो होता था, इतना मरकरी दिया जाता था सिफिलिस में कि जब तक सलाइवेशन ना हो जाए, पर ये यूरेथ्रा इंजेक्ट किया जाता था उस समय, इतना दिया जाता था कि सलाइवेशन ना हो जाए। क्रॉनिक केस में मर्क्यूरियल कैचिक्सिया डेवलप हो जाता था, उसका आपको मिलेगा। कैचिक्सिया जनरली दो चीजों का एक साथ जब आ जाए तो कैचिक्सिया बोलते हैं। कैंसर कैचिक्सिया हो गया है, किसी भी हो गया, जब एनीमिया और एमासिएशन दोनों एक साथ आता है तब उसको कैचिक्सिया कहते हैं। तो आप सिफिलिस में जो कैचिक्सिया आता था, आप उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लेंगे कि कितना डिटेल में उन्होंने लिखा है कि मरकरी का ओवरडोज देने से क्या प्रॉब्लम्स आती थी, और उसी की जो खिचड़ी पकती थी उसका नाम मास वेनेरियल डिजीज था। कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट में आपने जो एलोपैथिक मरकरी ट्रीटमेंट चलाया, वो उसने जो खिचड़ी पकाई है वो आपको दिख जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिजीज का एग्जाम्पल है ये। तो आपको वो लॉजिक बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए 42 तक यही चल रहा है, डिसिमिलैरिटी का कंसेप्ट है। 43 से 46 तक सिमिलर, व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर, सेम लॉजिक। क्या नहीं होगा पहले डिस्कशन है। तो आप 44 में देखेंगे व्हाट डज नॉट हैपन। सो जो डिसिमिलर में होता है वो सिमिलर में नहीं होगा। से व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर, दे विल नॉट रिपेल, दे विल नॉट सस्पेंड, दे विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स डिजीज, बट दे विल क्योर, है ना। ये लॉजिक है अगला। और क्योर होता है तो क्योर के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो 46 में एक बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, काउ पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन थोड़ा नोट करने वाला है कि ये वो एग्जांपल्स है जहां दो नेचुरल डिजीजेस एक साथ बॉडी में आती है, तब का एग्जांपल है ना। तो अब उसके बाद जो आपको डिस्कशन मिलेगा वो 47 ऑनवर्ड्स, 47, 48, 49, 50, इसमें आपको मिलेगा कि क्यों आप नेचुरल डिजीज पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि जब काउ पॉक्स के आने से अगर स्मॉल पॉक्स ठीक हो रहा है, मुझे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स है और मेरे घर में एक गाय है, उसको काउ पॉक्स है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका काउ पॉक्स मुझे हो जाए,
वो भी नेचुरल डिजीज है। मुझे अगर हो जाए, मैं वेट कर रहा हूँ कि आज मुझे काउपॉक्स और मेरा स्मॉल पॉक्स ठीक हो जाए, तो आप नेचुरल डिजीजेस से भी अपने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल डिजीज पे क्यों डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये आपको डिस्कशन यहाँ मिलेगा। ये जो 46 के एग्जाम्पल, ये सारे नेचुरल डिजीजेस हैं। नेचुरल डिजीजेस क्योर अनदर नेचुरल डिजीजेस, बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल डिजीजेस फॉर द ट्रीटमेंट। आपको मेडिसिन, यहाँ पे आर्ट, विक्ट्री ऑफ आर्ट ओवर नेचर फिर आ रहा है। आर्टिस्ट एज अ मेडिसिन, मेडिसिन क्यों देना जरूरी है? क्योंकि मेडिसिन के साथ 5 नेचुरल डिजीजेस के साथ 5 प्रॉब्लम्स हैं, 5D। नंबर 1 डेफिशिएंट, सिमिलर डिजीजेस। मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ है और मेरे आसपास जितने एरिया है किसी को काउपॉक्स कभी हुआ ही नहीं। मान लीजिए आप पुणे में है, पुणे में काउपॉक्स है, आपके पास, आपके घर में जो गाय है उसको काउपॉक्स है, तो मैं वेट करूंगा कि मैं आपके पास जाऊं और मुझे बाई चांस काउपॉक्स हो जाए तो मेरा नेचुरल डिजीज ठीक हो जाए। सो दे आर वेरी डेफिशिएंट इन नंबर। दूसरा, दे आर डाउटफुल। मैं आपके पास आ भी जाता हूं तो मुझे हो जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है नेचुरल तरीके से। सो दे आर डाउटफुल। थर्ड, दे आर डेंजरस। मैं जितनी इंटेंसिटी में चाहता हूं उतनी ही सफरिंग हो, ऐसा तो होगा नहीं। मेरी सफरिंग की कोई लिमिट तो कंट्रोल की नहीं जा सकती इसमें। सो दे आर डेंजरस, दे आर डाउटफुल, दे आर डेफिशिएंट एंड दे डिमांड इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट। आज मान लीजिए मुझे बाई चांस हो जाता है, मेरा स्मॉल पॉक्स ठीक हो जाता है, पर अब मुझे नेचुरल डिजीज काउपॉक्स की है, अब काउपॉक्स को भी तो क्योर करना पड़ेगा। सो ये जो एक कंटिन्यूअस साइकिल हो जाती है कि स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के लिए काउपॉक्स बुलाया, मतलब एक गुंडे को भगाने के लिए दूसरा गुंडा बुलाया, अब उसको भगाने के लिए तीसरा बुलाया, तो ये जो है ना कंटिन्यूअस विशियस साइकिल चलती है। और दूसरा होता है डोज या इंटेंसिटी है उसका, जो वो है वो हम कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकते। सो ये 5D जो है ये एंटी जाता है, ये अगेंस्ट जाता है नेचुरल डिजीज के। तो नेचुरल डिजीज की जगह हमको मेडिसिन यूज करनी चाहिए, यही लॉजिक प्रूफ किया है हैनीमैन ने। और ये 5D जो है ना ये तुरंत फेवर में चले जाते हैं मेडिसिन के। मेडिसिन आर नॉट डेफिशिएंट। हैनीमैन के समय 100 मेडिसिन थी, हमारे पास सबसे अब लगभग 2200 से ऊपर मेडिसिन। सो डेफिशिएंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलर मेडिसिन को खोजना, सिमिलर मेडिसिन की कोई इशू नहीं है मुझे लगता है आज के समय। सो दे आर नॉट डेफिशिएंट, दे आर नॉट डाउटफुल। हमने पहले ही पढ़ा है, मेडिसिन एक्ट्स ऑन ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑन एवरी इंडिविजुअल, है ना। सो दे आर नॉट डाउटफुल, दे आर नॉट डेंजरस। आप डोज रेगुलेट कर सकते हो, आप पोटेंटाइज करके यही काम करते हो कि उसका हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए, वो करते हो। सो दे डू नॉट डिमांड इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट। आज आपको दवाई आप डिसकंटिन्यू कर दो, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। सो कुल मिला के यही 5D फेवर में चले हैं। सो मेडिसिन को हमको, मेडिसिन आर प्रेफरेबल फॉर क्योर देन नेचुरल डिजीजेस। ये आपको मिल जाएगा 51 तक। अब आप देखिए 52 पे, यहां से फिर से शुरू होता है एलोपैथी। सो एलोपैथी का डिफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी यहाँ पे डिस्कशन आया है, और उसमें वही 3 पॉइंट जो डिसिमिलैरिटी के रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, जो रिपेल, सस्पेंड और कॉम्प्लेक्स वाला, उसका एक बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से छोटे में डिस्कशन है, बहुत अच्छा डिस्कशन है। और आप इंट्रोडक्शन का भी आपको उसमें नटशेल मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एलोपैथी का डिस्कशन है, छोटा डिस्कशन लेकिन है। जैसे मैंने कहा कि एलोपैथी का एक एफोरिज्म डेडिकेट करेंगे तो दो एफोरिज्म जो है होम्योपैथी को डेडिकेटेड होगा। तो आप देखिएगा 53 एंड 54 होम्योपैथी का डिस्कशन है। और इसके बाद एक सैंडविच, एक और लेयर जो है, उन्होंने एक नेक्स्ट एफोरिज्म फिर 55 जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ एलोपैथी फिर डिस्कस किया है। और यहाँ पे एलोपैथी का डिस्कशन खत्म हो जाता है पर से, मतलब डिटेल डिस्कशन खत्म हो जाता है। माइनर डिस्कशंस बाद में भी हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल लेवल पे जो एलोपैथी जो क्रिटिसिज्म था, जो कि इंट्रोडक्शन में हम देख रहे थे, वो यहाँ पे आके पूर्ण विराम लग जाता है। वो क्रिटिसिज्म लेवल पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा माइनर जहां जहां जरूरत है उन्होंने, जैसे कि बाद में आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज का डिस्कशन आया तो उसमें बोला है। लेकिन आप इसका फुट नोट 55 का फुट नोट देखेंगे और 55 की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पे और डिस्कशन नहीं करूंगा, और फुट नोट दे दिया है कि अगर और डिटेल में पढ़ना है तो वाइट सुप्रा है ना, आप वहां पढ़ लो, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एलोपैथी का खत्म हो जाता है। तो हम डिसिमिलर खत्म कर चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास? सिमिलर खत्म कर चुके हैं, डिसिमिलर खत्म कर चुके हैं। अब जो बचा है 56 से लेकर 69 तक होम्योपैथी और एंटीपैथी, होम्योपैथी और ऑपोजिट एंटीपैथी का डिस्कशन। तो अब एंटीपैथी का ही डिस्कशन बाकी रह गया था। तो
यहाँ से आप 59 56 से लेकर 69 56 से लेकर 69 जब पढ़ेंगे तो बेसिकली होम्योपैथी और एंटीपैथी का कंपैरिजन पे वो मामला खत्म होता है। तो मुझे नहीं लगता है मेरे पास इतना समय है, और एक ओवरऑल हमने ओवरव्यू एक ले लिया है। सर प्लीज वी कैन गो अहेड। अगर मतलब हम लोग आपका टाइम ले रहे हैं, आप हमारी टाइम की चिंता मत कीजिए, मुझे आपके टाइम की चिंता है कि चलिए तो मैं या सर वी कैन गो अहेड डेफिनेटली सर, प्लीज एवरीबॉडी इज वेरी कीन, सब लोग सुन रहे हैं, जो शुरू किया है तब से जो बैठे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए सर। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे से और जितने जल्दी ये हो सकता है। तो देखिए जैसे 56 में आप देखेंगे इनैंशियोपैथी एंटीपैथी इसका डिस्कशन है। एंटीपैथी मतलब ट्रीटमेंट बाय ऑपोजिट, मतलब आपको अगर जलन हो रही है तो आप बर्फ लगा लो, है ना, बहुत सिंपल टर्म से अगर समझाया जाए। तो ये क्यों हार्मफुल है, ये क्यों होता है कि हैनीमैन आप पूरा पढ़ेंगे तो इसका बहुत नक्शल में बताऊं तो अगर आपको उससे ट्रीटमेंट करना है तो आपको डोज हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आगे एफोरिज्म पर जाएंगे तो एफोरिज्म 63 64 इनमें आपको प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन का कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। सो व्हाट इज प्राइमरी एक्शन? प्राइमरी एक्शन इज फर्स्ट एक्शन। प्राइमरी एक्शन मतलब हुआ कि प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन, लेकिन सेकेंडरी एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। तो एक्शन ऑफ मेडिसिन जब भी हम कहते हैं तो जैसे एक्शन ऑफ मेडिसिन में सेकेंडरी एक्शन को नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट इज अ रिएक्शन, इट इज नॉट द एक्शन ऑफ मेडिसिन बट द रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। सो एक ये कंसेप्चुअल एरर हमसे अक्सर होता है कि एक्शन ऑफ मेडिसिन कौन से हैं, तो हम कह देते हैं प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन इज एक्चुअली रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स एंड इट हैज नथिंग टू डू विद मेडिसिन। बात सही है कि प्राइमरी एक्शन मेडिसिन करती है तो वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है, इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस, लेकिन ये मेडिसिन का पार्ट नहीं है, ये रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, ये वाइटल फोर्स का पार्ट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको इंट्रोडक्शन इसमें आपको मिल जाएगा कि वाइटल फोर्स इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेडिसिन। हमने ये बात कह दी कि भाई मेडिसिन सबसे जरूरी है, हैनीमैन को आर्टिस्ट बना दिया, हिपोक्रेटिस को क्रिटिसाइज कर दिया कि हिपोक्रेटिस क्या केवल नेचर पे डिपेंड करते थे। लेकिन ये बात आप नोट करेंगे कि हैनीमैन ने कभी भी ये बात डिनाई नहीं की कि वाइटल फोर्स फॉर क्योर, अब प्रैक्टिकल बात आता हूं, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो ये जो ऑर्गेनन का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना वाइटल फोर्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? वाइटल फोर्स माइजम, हमारे यहाँ कॉलेज में एक मजाक उड़ाया जाता था कि अगर आपको ऑर्गेनन का पेपर या होम्योपैथी पे कुछ भी लिखना है, कोई भी आंसर करना है, तो आप उसमें 2 वर्ड घुसा दो, वाइटल फोर्स और माइजम घुसा के आप कुछ भी लिख दो तो काम चल जाएगा। ये दोनों थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको मानते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप खोलिए, आप एक बार अगर प्रीफेस खोलेंगे 5th एडिशन का, तो हैनीमैन ने एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। होम्योपैथी नोज दैट क्योर कैन only take place by the reaction of the vital force against the rightly chosen remedy that has been ingested, and that the cure will be certain and rapid in proportion to the strength in which the vital force still prevails in the patient. Hence, homeopathy avoids everything in the slightest degree enfeebling. तो vital force को जो enfeeble करे, so vital force हमेशा conqueror रहेगा। आप एफोरिज्म 29 का जब अपेंडिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये कंसेप्ट बहुत क्लियरली आया है कि जब भी आप लड़ाई करने जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में, मान लीजिए कभी ना हो ऐसा, लेकिन मान लीजिए एक वॉर होती है और अफगानिस्तान हमको सपोर्ट करने का मदद करता है, तो अफगानिस्तान हमेशा अलाइड फोर्स रहेगा, और अगर हम पाकिस्तान पे विक्ट्री पाते हैं तो कॉन्करर हम रहेंगे, क्योंकि वी वर द मेन फोर्स। जो ट्रीटमेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट में हमेशा कॉन्करर वाइटल फोर्स ही रहेगा, फिजिशियन केवल हेल्पर है। मैंने बताया कि इमिटेटर नहीं बनना है, हमको हेल्पर बनना है। हेल्पर मतलब हम कॉन्करर नहीं है, मैं दवाई देके कुछ भी ठीक कर सकता हूं। ये जो अप्रोच हमारा है ना, अगर हम दवाई नहीं देना है और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, अगर ये अप्रोच फॉल्टी है हिपोक्रेटिस का, तो दवाई देके मैं सब ठीक कर सकता हूं, ये अप्रोच हैनीमैन का नहीं है, जैसा कि अभी पढ़ते हुए एक आएगा। इनफैक्ट वाइटल फोर्स को उन्होंने सुप्रीम माना है। मैंने ये पढ़ाया इसीलिए कि जितनी वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ रहेगी, जितना अच्छा वो रहेगा, उतनी क्यूरेटेबिलिटी की संभावना रहेगी। और आप कोई भी मेथड से अगर वाइटल फोर्स को इनफीबल करते हैं, वीक करते हैं, तो आपकी क्योर की संभावना कम हो जाएगी, है ना। तो ये बात आपको 59 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगी।
56 से लेकर 69 तक आप जब होम्योपैथी और एंटीपैथी का डिस्कशन देखेंगे तो आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि एंटीपैथी जब हम अप्रोच करते हैं तो हमेशा लार्ज डोजेस यूज करते हैं। मान लीजिए गर्म को कम करने के लिए आपको 5 डिग्री में गर्म था, आपने 5 डिग्री में ठंडा पानी मिलाया, 6 डिग्री ठंडा पानी मिलाया उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, 1 डिग्री ठंडा हुआ। लेकिन अब इसको फिर से करने के लिए आपको अब क्या होगा, फिर से वो होगा जैसे कि डिजीज में होता है। ये एग्जांपल हेल्थ का एग्जांपल हो गया, लेकिन डिजीज में क्या होता है, जब वो शुरू में ठीक होता है लेकिन बाद में डिजीज वापस आती है, और जब वापस आती है तो उससे ज्यादा से आती है, जो इसकी इंटेंसिटी होती है उससे ज्यादा होती है। तो मान लीजिए 5 डिग्री से अब 7 डिग्री में आ गया, तो अब 6 डिग्री का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, आपको 8 डिग्री का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर वो 9 डिग्री में आएगा, तो आपको हमेशा लार्ज डोज हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। तो एलोपैथी हो या एंटीपैथी हो, ये हमेशा लार्ज डोज में ही यूज करके आप इसको इफेक्टिव कर सकते हैं अगर आप करने जाते हैं तो। उसके अगेंस्ट में होम्योपैथी जो है वो हमेशा स्मॉल डोज में काम करेगी। वैसे होम्योपैथी को अगर लार्ज डोज में यूज करते हैं तो भी वो हार्मफुल है। आप जब डोज का कंसेप्ट देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे होम्योपैथिक डोजेस इन लार्ज डोज आर हार्मफुल। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको डोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में एक एफोरिज्म है, एफोरिज्म 68। आपके पास अगर ऑर्गन है तो आप 68 अगर खोलेंगे तो उसमें एक वर्ड आया है, इन द होम्योपैथिक क्योर्स दे शो अस दैट फ्रॉम द अनकॉमनली स्मॉल डोज ऑफ द मेडिसिन 275 से 287। ये देखिए आप, इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोज होम्योपैथी में जो यूज होते हैं वो कौन से यूज होते हैं, अनकॉमनली स्मॉल डोजेस ऑफ मेडिसिन। ये किताब किसके लिए लिखी गई है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए। ये डायरेक्शन किनको दिया जा रहा है, उस समय के हम पढ़ रहे हैं, बात सही है, लेकिन ये बेसिकली जो है ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए लिखी गई है। तो जब यहाँ पे लिखा जाता है स्मॉल डोजेस ऑफ मेडिसिन, आप तो ये बताया जाता है, तो एक एलोपैथिक डॉक्टर जब स्मॉल डोज सोचेगा तो वो क्या सोचेगा, 5 मिलीग्राम का 1 मिलीग्राम कर देगा, 1 मिलीग्राम है ना, यही तो करेगा, आधा मिलीग्राम कर देगा, यही तो करेगा। उसके लिए स्मॉलनेस इतना है। लेकिन होम्योपैथी हैंडीमैन उस स्मॉलनेस की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप उसके पहले पढ़िए, अनकॉमनली, इट इज नॉट द कॉमन स्मॉल डोज, इट इज अनकॉमनली स्मॉल डोज ऑफ द मेडिसिन और अल्ट्रा डाइल्यूशंस, मतलब जितने डाइल्यूशंस नहीं है, सिर्फ स्मॉलनेस नहीं है, इट इज नीचे देखिए, नीचे आपको लिखेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ डोज। आप 4-5 लाइन नीचे जाएंगे, देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा, so it is not the ordinary minuteness of dose, it is extraordinary minuteness of dose। मैं आपको एक बहुत अच्छी घटना बताऊं। एक प्रोफेसर एस.ए. जोन्स थे। प्रोफेसर एस.ए. जोन्स ने एक बात कही थी कि होम्योपैथी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमसे छीन ली जाएंगी, जैसे कि सिमिलिया प्रिंसिपल हुआ, जैसे कि प्रूविंग ऑफ ड्रग्स, ये सब हमसे छीन लिया जाएगा और उसको दूसरा नाम दे दिया जाएगा चोरी छिपाने के लिए। वो बेसिकली उस समय एलोपैथिक उनके लिए कहा है। तो फिर होम्योपैथी का क्या होगा, होम्योपैथी विल स्टिल सर्वाइव, होम्योपैथी फिर भी रहेगी, किसमें रहेगी, माइन्यूटनेस ऑफ डोज में। स्मॉलनेस ऑफ डोज भी हमसे ले लिया जाएगा, लेकिन अल्ट्रा माइन्यूटनेस डोज जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ डोज जो है ना, 30 पोटेंसी में एक मॉलिक्यूल तक नहीं है। और होम्योपैथी का सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है, सिमिलिया प्रिंसिपल, सिमिलिया लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलर पर ट्रीटमेंट बेस करना, ये करते ही हैं, ये लोग भी करते ही थे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। प्रूविंग ऑफ ड्रग्स, परकिंजी फाइबर, परकिंजी फेनोमेना, परकिंजी जिनके नाम पे हम जानते हैं, उन्होंने नक्स मॉस्काटा, टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम अपने ऊपर खा के सिम्टम्स लिखे हैं, ये भी तो प्रूविंग ऑफ ड्रग्स है। तो परकिंजी ने किया ही है। तो एलोपैथिक या जितने भी हैं इनको प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलिया से प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा, इनको प्रूविंग ऑफ ड्रग्स से प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल मेडिसिन इज वेरी लॉजिकल। आप अगर सिमिलर की लाइन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन ही तो देंगे। सो इट इज द लॉजिकल सीक्वेंस कि मोस्ट तो एक ही होगा, मोर सिमिलर, नियर सिमिलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में तो एक ही बंदा होगा, जो मैक्सिमम मैच पार्टनर, जो सबसे ज्यादा मैचिंग करेगा तो एक ही होगा। सो वो भी लॉजिकल है। माइन्यूटनेस ऑफ डोज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। उनको स्मॉलनेस ऑफ डोज समझ में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ डोज, ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस समझ में आती है उनको, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरा पोर्शन नहीं है वो, लेकिन क्योंकि मेंशन आया है इसलिए मैं बता दूं कि हमको बिल्कुल भी इस पे
गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अरे आपके उसमें तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, एवोगैड्रो नंबर क्रॉस हो जाता है, आपके में तो पानी है, प्लेसिबो है। मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी का यही बचने का पॉइंट है, वो जितना भी नीचे चले जाए। मैं अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले लगभग एक सेमिनार अटेंड कर रहा था यहाँ पे एम्स में। टाइटल था उसका क्रोनो मेडिसिन, क्रोनोबायोटिक्स पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था यहाँ। और वो क्या कंसेप्ट था, आप उसको देखेंगे कि कौन से समय कौन सी दवाई खानी चाहिए, इस पे डिस्कशन था। तो अगर नक्स वोमिका हमको रात में खानी है और इग्नेशिया सुबह खानी है, ये इस पे आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें होम्योपैथी का नाम क्यों नहीं आता है? आप एक बोगर ने किताब लिखी लगभग 100 साल पहले, टाइम्स ऑफ द रेमेडी ऑन मून फेसेस, आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी। इट्स अ फेनोमेनल वर्क। हम 100 साल पहले वो काम करके बैठे हैं, लेकिन जब भी क्रोनो मेडिसिन या दूसरा नाम लेके उस पर डिस्कशन होता है तो होम्योपैथी का कहीं नाम नहीं आता है, आपका मेंशन तक नहीं आता है। तो दिस इज, ये होम्योपैथी के साथ और हैनीमैन के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। तो आप इसके लिए गिल्टी फील मत करिए कि आपको बोला जाएगा कि आप जो है ना माइन्यूटनेस, आप जो है 30th पोटेंसी में एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। आज नैनो पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं ना। अभी लेटेस्ट एक हुआ है आईआईटी खड़गपुर में, कभी मौका रहा तो मैं शेयर करूंगा। अभी लेटेस्ट उन्होंने उसका और बढ़िया, जो हमने एक नैनो पार्टिकल्स मिले थे आईआईटी बॉम्बे को, अभी आईआईटी खड़गपुर ने उस एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया है और एक अच्छा पेपर आया है। कभी मौका रहा है तो डिस्कशन करेंगे। कल आ ही जाएगा। जिसको आप कुछ भी नहीं कहते थे, प्लेसिबो कहते थे, उसमें नैनो पार्टिकल्स तो है। अब वो कैसे काम करता है, अब आप उस पर क्वेश्चन करोगे, हमको समय बताएगा। डेफिनेटली इस पे रिसर्च होनी चाहिए और इस पे हमको परहेज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस पैदा कर दिया जाता है ना, उससे हमको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। याद रखिए, माइन्यूटनेस ऑफ डोज नहीं, एक्स्ट्रा माइन्यूटनेस ऑफ डोज। ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ डोज, एंड दैट इज इनफाइनाइटेसिमल। दैट इज वो जो हैनीमैन जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जो हैनीमैन ने मेथोडोलॉजी बताई है, एलएम पोटेंसी, ये सब जो है, आप इसको उनकी बात सुनकर, किसी और का क्रिटिसिज्म सुन के, या आपस में ही किसी का क्रिटिसिज्म सुन के छोड़िए मत। जैसा कि हैरी ने कहा, आप करके देखो ना, आप उसको करके देखो प्रैक्टिस में, तब आप उस पर वो डिस्कशन करो। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये पढ़ोगे तो आप यहाँ पे आके इस पे खत्म होता है कि एंटीपैथी और होम्योपैथी में डोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और होम्योपैथी प्रैक्टिस, होम्योपैथी जब आप कर रहे हो तो एंटीपैथी क्यों नहीं करना चाहिए, एंड व्हाई होम्योपैथी शुड बी फॉलोड, ये इस पे आके 269 पे खत्म होता है। और 70 इज द नटशेल। 70 पे 5 पैराग्राफ है, एफोरिज्म 70 पे 5 पैराग्राफ है। तो अब ये बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है कि पहला पैराग्राफ क्या होगा, नॉलेज ऑफ डिजीज होगा। दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा इज एप्लीकेशन। तो सबसे पहला जो है नॉलेज ऑफ डिजीज, मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। आप पहला पैराग्राफ पढ़ोगे उसका, तो इसमें यही है नटशेल में, कि इतना जो डिस्कशन हुआ इसमें यही बात निकल के आती है। ये नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर होम्योपैथ इज नथिंग बट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। दूसरा, नॉलेज ऑफ मेडिसिन आपको कहां से मिलेगा, प्रूविंग ऑफ ड्रग से। तीसरा जो आपको मिलेगा, जो नहीं करना है, मैंने बोला कि जो नहीं करना है वो हैनीमैन पहले बोलते हैं। तो आप क्या बिल्कुल नहीं करोगे, एलोपैथी बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपको तीसरा जो पैराग्राफ मिलेगा वो एलोपैथी नेवर क्योर्स। दूसरा, आप जो थोड़ा बहुत करोगे, तो अगला पैराग्राफ जो चौथा पैराग्राफ है वो एंटीपैथी है, कभी कभी पैलिएट करना पड़ सकता है आपको। सो एंटीपैथी ओनली पैलिएट्स, ये मिलेगा। और जो बचेगा वो क्या है, वो होम्योपैथी है। सो आखिरी पैराग्राफ जो है, द होम्योपैथी इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये आता है। सो मेरे ख्याल से 1 से 70 तक और इंट्रोडक्शन का जितना हो सका इस कम समय में आप इस लॉजिक से आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और बनना चाहता हूँ, अगर आप इसको थ्योरेटिकल पोर्शन कह रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल पोर्शन हैनीमैन ने नहीं बोला है। आप ऐसा थ्योरेटिकल डिवीजन या प्रैक्टिकल डिवीजन की 1 से 70 थ्योरी है उसके बाद प्रैक्टिस है, ऐसा हैनीमैन ने नहीं किया है। पॉसिबली ये रिचर्ड ह्यूजेस से शुरू हुआ है और बाकी सब जितने कमेंटेटर्स या जितने भी बाकी बुक वाले, उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है। और हमारे दिमाग में ये आइडिया घुसा दिया गया है कि 1 से 70 तक वो है। लेकिन हाँ, लेकिन आप देखिए, आप जब केस लेने जाते हैं तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है व्हाट इज एन एक्यूट डिजीज एंड व्हाट इज अ क्रॉनिक डिजीज, और होम्योपैथी में एक्यूट और क्रॉनिक, सब एक्यूट बोल के कुछ नहीं होता है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में एक्यूट और क्रॉनिक, ये जो टर्म्स हैं, ये इनका मीनिंग बिल्कुल भी अलग है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, चूंकि एक्यूट मतलब
acute मतलब जो अभी recently develop हुआ है. रिसेंट हुआ मतलब टाइम से रिलेटेड है, Yes. घड़ी देख के। और अगर मान लीजिए कितना कितना होगा, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना, कोई ऐसी फिक्स कोई नहीं, क्राइटेरिया ऐसा है? कोई क्राइटेरिया नहीं. नहीं। तो ये जो है ना, हैनीमैन कभी भी इतने इतने डाउट में नहीं थे। हैनीमैन का डेफिनेशन बहुत क्लियर है। बहुत ही अजीब लगेगा आपको बोलते हुए, मैं जब बोलूंगा तो, लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक का टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। क्रॉनिक डिजीज पहले मोमेंट से क्रॉनिक होती है। Okay. जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये दो तरह के इन्फेक्शन हैं, दो तरह के टॉक्सिन्स हैं। आप एफोरिज्म 11 का फुट नोट पढ़े या बाकी जगह भी जहां पढ़ेंगे तो आपको हैनीमैन ने डिजीज को एज एन इन्फेक्शन माना है, एक डायनेमिक इन्फेक्शन माना है। तो दीज वर, आप समझ लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें 2 कलर है, एक में लाल कलर है, एक में ब्लू कलर है। लाल कलर एक्यूट और ब्लू कलर क्रॉनिक है। तो आप जब लाल कलर टच करेंगे उसमें तो पूरा बीकर लाल हो जाएगा, और उसी क्लियर वाटर में जब ब्लू टच करेंगे तो पूरा ब्लू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक तरह का इन्फेक्शन है। इसका टाइम से लेना देना नहीं है कि लाल वाला जब तक 2 महीने तक या 2 हफ्ते तक है तो वो लाल रहेगा, नहीं तो फिर ग्रीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्यूट पहले मोमेंट से एक्यूट होता है, क्रॉनिक भी पहले मोमेंट से एक्यूट होता है। ये दो तरह के इन्फेक्शन है। ये दो तरह का, आपको अगर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका क्रॉनिक कोर्स होगा कि एक्यूट कोर्स होगा, ये बात है। तो कुल मिला के एक्यूट और क्रॉनिक का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, ये मेरे टॉपिक के बाहर है। लेकिन आप जब केस लेने जाते हैं तो उसके पहले केस टेकिंग जब खत्म होता है तो उसमें वन ऑफ द पर्पसेस इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्यूट डिजीज कर रहे हो कि क्रॉनिक डिजीज को डील कर रहे हो। इस निष्कर्ष पे आपको पहुंचना होगा। तो इसका थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्या है पहले से। सो मेरे ख्याल से वो 82 में खत्म होता है। Yes. सो मैं बहुत हम्बली मैं कहना चाहता हूँ कि शायद थ्योरेटिकल पोर्शन 82 में खत्म होता है रादर देन ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर थ्योरेटिक, क्योंकि उसके बाद से केस टेकिंग शुरू होती है, उसके Yes, sir. पहले जितना प्रायर नॉलेज है मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज जो होम्योपैथिक स्टैंडर्ड पॉइंट से है वो 82 में खत्म होता है, 70 पे खत्म नहीं होता है। आप अगर 70 के बाद डायरेक्ट 83 में जंप कर जाते हैं और वहां से चलते हैं तो आप देखेंगे एक्यूट और क्रॉनिक का कंसेप्ट आपसे मिस हो गया, और आप केस उस, अगर आपको नहीं पता है वो तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, केस वैसे उस हिसाब से नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज all Thank you. all I could have Thank you so discussed in much, this sir. short time. आपने 2 बहुत इम्पोर्टेंट दिन दिए, हम लोगों को बहुत टाइम दिया. आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज कमेंट सेक्शन में सब लोग यहाँ पे ही सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि सर को पता चले कि हाउ मच वी हैव रियली अप्रिशिएटेड हिज लेक्चर. एंड सर आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड, आपके कलीग डॉक्टर रविंद्र रॉय बॉस भी कमेंट सेक्शन में कब से आपके लिए कमेंट कर रहे हैं. रंजन दा कब से कमेंट कर रहे हैं. एंड एवरीबडी इज रियली रियली थैंकफुल. एंड हम लोग आपको बहुत बहुत सुनना चाहते हैं. एंड कल मैं, आप मानेंगे नहीं, मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर को बोलिए अब जब वो इंस्टाग्राम पे आ गए हैं तो रोज एक अफोरिज्म का वीडियो रिकॉर्ड करके डालें. अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग करके डाल सकें तो, बिकॉज अब लोगों को अब वो आपसे और सीखने की भूख जागी है. सो पीपल विल डेफिनेटली कम टू योर इंस्टाग्राम पेज और वहां पे लोग बहुत सीखना. ऑब्वियसली हर कोई बिकॉज स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपके पास रायपुर आ सकते हैं, लेकिन जो कोई प्रैक्टिशनर हैं जो ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते हैं, जिनके लिए एक छोटा सा ये हमारा इनिशिएटिव होता है कि हम सब 1-1.5 घंटे के लिए मिलें, साथ में पढ़ाई करें, कुछ अच्छा ज्ञान हमसे ज्यादा जो जानते हैं उनसे हम सीखें. तो इंस्टाग्राम एक अच्छा सा ये एमडी ऑर्गेनॉन वालों का रीओरिएंटेशन क्लास हो गया. रंजन दा बोल रहे हैं रीओरिएंटेशन क्लास हो गया. ओके, बट सर एक्चुअली हमको ऐसा लगा क्योंकि इससे पहले के जो भी हमने मैराथन सीरीज किए थे उसमें मैं बहुत बोलता था, मैं कुछ ना कुछ मेरा, लेकिन ये अब ये ऑर्गेनॉन सीरीज में ये मेरा ऐसा, ये एमडी के लिए तो रंजन दा हो गया, लेकिन ये मेरा पर्सनल ट्यूशन चल रहा है. ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं पर्सनली ट्यूशंस ले रहा हूँ सबसे ऑर्गेनॉन के. एंड ये जो मेरे जो दोस्त लोग हैं जो मेरे से ये इस इंस्टाग्राम के माध्यम से वो भी सीखेंगे. एंड सर हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं. सारे लोग हाथ जोड़ के देखिए, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड
insightful session. Thank you so much for taking out precious time and imparting us knowledge. ये डॉक्टर हेमा जी कह रहे हैं. Okay, I have one question to Dr. Ashu. रविंद्र रॉय बॉस कुछ पूछना चाह रहे हैं. Sir, can he go ahead? Please go ahead. टाइम नहीं है वैसे रविंद्र, अपने बाद में बात कर लेंगे और इसमें पोस्ट कर देंगे. पर मैं नहीं पूछो रविंद्र बॉस, कहना चाहता हूँ कि मुझे पूछो बॉस. यस आप. हाँ रविंद्र प्लीज गो अहेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माध्यम आपने मुझे दिया है, मेरा इसको ज्वाइन करने का जो बहुत क्लियर पर्पस ये था कि बुक रिलेटिवली इजी लगे, आप ओरिजिनल हैनीमैन के पास जाएं, उनकी किताब खोलें, और इसीलिए टेक्निकलिटीज में कल हमने पूरा दिन दिया, पूरा समय दिया, पूरा एक सेशन उसको दिया. और आज वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, मैं बहुत उससे कहना चाहता हूँ कि बिना किताब के आमने सामने बैठकर ये डिस्कशन करने वाला मैटर है ये जितना भी है, पर फिर भी हमने जो कोशिश की वो बहुत काम आया आपको, और आपको ऑर्गेनन पढ़ने में रिलेटिवली इजी लगे. अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से मेरा पर्पस ये इसको ज्वाइन करने का पूरा हो जाएगा. और थैंक यू मुझे इससे जोड़ने के लिए, और फ्यूचर में भी कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हूँ. एब्सोल्युटली. रविंदर का क्वेश्चन आया नहीं? रविंद्र बॉस क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक. ठीक है, मैं उसे पर्सनली लेके आपको पूछ कर दूंगा. Okay. Okay, sir. Bye bye. Thank you. Thank you, everyone. Everybody, take care. Thank you for the opportunity. Thank you.